अध्याय 161 पतंगले दिन स्पैरो पर बहुत सारे फॉलोअर्स वाले एक प्रसिद्ध उपयोगकर्ता ने एक पोल किया। ये एक की खोज के कल रात के एपिसोड के बारे में था। लेस देन, क्या आपको एक की खोज का कल रात का एपिसोड पसंद आया? ग्रेटर देन लेस देन, हाँ मुझे ये पसंद आया। 95% ग्रेटर देन लेस देन नहीं, शो बासी हो गया था। 5% ग्रेटर देन। इस पोल ने संक्षेप में कहा कि कल के एपिसोड को देखने वाले बहुत से लोगों ने इसे पसंद किया था और यह मुख्य रूप से आइडेन के कारण था। बहुत सारे प्रशंसकों ने सोचा कि वह अन्यथा मरते हुए सिटकॉम में ताजी हवा की सांस थे। उनका चरित्र प्यार और रिश्तों के बारे में दिलचस्प कैच वाक्यांशों और सिद्धांतों के साथ जीवन से भरा हुआ था। हालांकि ये जल्दी ही स्थापित हो गया था कि वह जो चाहता है वह है नासमझ और अप्रत्याशित तरीके से वह काम करता है जो एच के बनाता है। तुरंत दिलकश। एक और कारक वे दृश्य और भाव भी थे जो तुरंत में बन गए। पौराणिक रात जैसे जुमले और लोगों के पास हमेशा मुद्दे होते हैं जैसी पंक्तियां होती हैं। ये है कि आप उन्हें अपने लाभ के लिए कैसे उपयोग करते हैं। क्या यह मुझे एक बुरा व्यक्ति बनाता है? हाँ, मैं एक हूँ, तो क्या? तुरंत सुपर प्रसिद्ध हो गया। बहुत सारे लोगों ने उन्हें मीम्स बनाकर सोशल मीडिया की गलियों में फैला दिया। एपिसोड के बाद एक एक करके लेख भी आने लगे। आमतौर पर पॉप कल्चर शो, गेम्स और अन्य चीजों पर थ्योरी करने वाली रंट ऑन स्क्रीन जैसी मशहूर वेबसाइट्स ने ही सबसे पहले लेख प्रकाशित किए थे। लेस देन अ गेलर सिटकॉम इतिहास में अगला बड़ा पात्र हो सकता है। कम से कम वह चरित्र है जो पुनर्जीवित हो गया था एक के लिए खोज। लेकिन क्या हम उसे और देखेंगे? सूत्रों ने हाँ कहा। स्क्रीन पर शेखी। ग्रेटर देन लेस देन एक के लिए खोज रेटिंग में कल रात उछाल आया है। पिछली रात अपने चरम पर औसतन 15 मिलियन दर्शकों द्वारा देखा गया। हफ्ते का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला सिटकॉम बन गया है। अमेरिका साप्ताहिक। ग्रेटर देन लेस देन सीजन के अच्छे फाइनल की तलाश में सर्चिंग फॉर द वन ने पिछले कुछ सीजन में शो द्वारा की गई सभी खामियों को ठीक करने का एक तरीका खोज लिया होगा। वीकेंड ट्रिब्यूनल। ग्रेटर देन लेस देन एडन सिल्वरे ने केवल आधे से अधिक वर्षों में अभिनय उद्योग में एक बड़ी धूम मचाई है। काई अगस्त जैसी अच्छी व्यावसायिक भूमिका के साथ और अब एक ऐसा चरित्र जिसके बारे में हर कोई सिटकॉम में बात कर रहा है। यह उनकी फिल्म के साथ टोरंटो में पीपल्स चॉइस अवार्ड जीतने के साथ है। वह जल्द ही सबसे अधिक मांग वाले रूकी अभिनेता बन सकते हैं। द बॉक्स। ग्रेटर दैन आईबीसी के कार्यालय भवन के कैफेटेरिया में बहुत सारे लोग बातें कर रहे थे। आईबीसी अमेरिका के सबसे लोकप्रिय टीवी चैनलों में से एक था, इसलिए हर रोज इसमें माहौल हमेशा बहुत व्यस्त रहता था, जैसे लोगों के पास ट्रेन पकड़ने के लिए हो। किसी को भी उचित अवकाश नहीं मिल सकता था क्योंकि समय सीमा उनके सिर पर लटकी रहती थी। कैफेटेरिया के कोने में एक टॉक शो के कुछ प्रोडक्शन सदस्य बात कर रहे थे। यह एक टॉक शो था जो पुरानी पारंपरिक शैली का अनुसरण करता था, लेकिन दुनिया भर में राजनीति के बारे में कुछ और बात करता था, जिसमें हॉलीवुड की चीजों पर भी समय समय पर चर्चा होती थी। वर्तमान में वे सभी एक की खोज और विशेष रूप से एडन के बारे में बात कर रहे थे। एडन सिल्वराई बहुत अच्छा है ना? उनके पास अपने करियर में अभी तक कोई असफल परियोजना नहीं है। बर्गर खा रहे प्रोड्यूसर्स में से एक ने टेबल पर सभी की तरफ देखा और कहा, यह एक साधारण उद्योग गपशप थी क्योंकि एडन को एक नया स्टॉक माना जाता था जो सभी को आश्चर्यचकित कर रहा था। क्या वह एक्स स्टार में विफल नहीं हुआ? वह सेमीफाइनल में भी नहीं था। एक उत्पादन सहायक ने कहा, हाँ, लेकिन वह अन्य प्रतियोगियों की तुलना में बेहतर कर रहा है। मुझे उसके अलावा सिर्फ राहेल याद थी। उसके बाद वह बस अपने करियर में ऊपर और ऊपर जा रहा है। ये सब भाग्य नहीं हो सकता। सभी ने ये सुनकर सिर हिलाया और अपनी राय देने से पहले थोड़ा सोचा। एक महिला जो कार्यक्रम की लेखिका थी ने अपना मुंह खोला। मुझे पूरा यकीन है कि वह हॉलीवुड में किसी से संबंधित है। उनका करियर ऐसा लगता है जैसे एंड्रिया हेल्स की तरह ये सब सुनियोजित है। उसने खुद को संघर्षशील व्यक्ति के रूप में दिखाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह लंबे समय से अपने प्रशंसकों से झूठ बोल रही है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। उसने 2 साल तक टैक्सी चलाई। यह एक ज्ञात तथ्य है और उस छुरा घोंपने की घटना के कारण उन्हें एक बड़ा प्रचार मिला। हाँ, वह बहुत भाग्यशाली है लेकिन होशियार भी है। प्रोड्यूसर ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचते हुए कहा। अपने बर्गर को चबाते हुए उसने समझाया कि उसने ऐसा क्यों कहा। वह प्रतिभाशाली है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि कम से कम आपको बिना किसी समर्थन के हॉलीवुड में जीवित रहने की आवश्यकता है। इस पर सभी ने सिर हिलाया। तो एडन ने इसका इस्तेमाल भूमिकाएं पाने के लिए किया, लेकिन उन्होंने केवल वही किया जो मूल रूप से जोखिम मुक्त है। अगर ब्लैक सैंड्स विफल हो जाते तो रे हार्डी और अन्य दिग्गज अभिनेताओं ने दोष लिया होता। वह एक नौसिखिया है और उसकी भावपूर्ण भूमिका थी, इसलिए वैसे भी उसकी प्रशंसा की जाती। फिर उनके संगीत के वायरल होने ने उन्हें प्रसिद्ध बना दिया, जिससे उन्हें भूमिकाओं में बेहतर मौका मिला। मैंने सुना है कि टोरंटो फिल्म में संगीत ने एक बड़ी भूमिका निभाई है, इसलिए यह उनके लिए बनाई गई भूमिका है। अब सिटकॉम शीर्ष पर सिर्फ चेरी है। ये सच है, लेकिन वह बहुत अधिक ध्यान आकर्षित कर रहा है, महिला लेखक ने कहा और सभी ने अपने मन में सिर हिलाया।
हॉलीवुड में ध्यान अच्छा था लेकिन हमेशा नहीं। यह आप पर हर तरह की निगाहें लाएगा, कुछ अच्छे और कुछ जाहिर तौर पर बुरे। एडन की भारी वृद्धि ने पहले ही लोगों को उसमें दिलचस्पी दिखाई है, लेकिन हमेशा ऐसे लोग होंगे जो उसके सामने आएंगे जो नहीं चाहते कि वह इतनी जल्दी बढ़े। ठीक है, वह इस समय एक धोखेबाज है, तो यह अभी भी ठीक होने जा रहा है। हालांकि मुझे लगता है कि वह आश्रय और समर्थन के रूप में समय के साथ एक बड़ी एजेंसी में चले जाएंगे, एक लड़के ने कहा और दूसरे ने सिर हिला दिया। भले ही यह एक बुद्धिमानी भरा फैसला था, लेकिन एडन की हरकतों ने कुछ और ही दिखाया। वह पहले से ही होता अगर वह जा रहा होता। मुझे नहीं लगता कि वह ऐसा तब तक करेगा जब तक कि वह गिर न जाए। उसके लिए सब कुछ ठीक चल रहा है, इसलिए उसे इसकी आवश्यकता महसूस नहीं होगी। हाँ, ये सच है, निर्माता ने कहा। उन्होंने कहा, बहुत कुछ उनकी टोरंटो फिल्म पर निर्भर करेगा जो 1 महीने में रिलीज होगी। इसका क्या नाम है? खुशी के 30 दिन, महिला लेखिका ने उत्तर दिया। हाँ, वह अनंत जीवन की फिल्में अगले महीने रिलीज होने जा रही हैं और मैंने सुना है कि यह कुछ अन्य फिल्मों के साथ टकराएगी। तो एडन शायद गिर जाएगा। हालांकि फिल्म अच्छी हो सकती है, लेकिन इन दिनों बॉक्स ऑफिस बहुत डावाडोल है। आपको क्या लगता है कि अगर फिल्म वास्तव में विफल हो जाती है तो क्या होगा? अब तक चुप रहने वाले एक कर्मचारी ने पूछा। पूरी बातचीत सुनने के बाद वह इस सवाल को लेकर काफी उत्सुक थे। उसे देखकर प्रोड्यूसर ने जवाब दिया, अगर यह वास्तव में विफल रहा तो एडन की गति एक बड़ी हिट होगी और मुझे लगता है कि यह एक फ्लॉप होगी। हर किसी की किस्मत जल्दी या बाद में खत्म हो जाती है। तारांकन, मैं अंत में घर पर हूँ। एडन बुदबुदाया, गहरी सांसें लेते हुए और अपने बिस्तर की कोमल सतह को महसूस करते हुए। वह कुछ ही महीनों के लिए अपने न्यूयॉर्क अपार्टमेंट में रह रहा था, लेकिन उसे वास्तव में इसकी आदत हो गई थी। फेस्टिवल में होने की वजह से वे एक के बाद एक इंटरव्यू से ज्यादा आराम नहीं कर पा रहे थे। बाकी समय उन्हें मिलता था। उन्होंने ज्यादातर अपने उपन्यास का थोड़ा सा ही लिखा और अन्य फिल्मों की स्क्रीनिंग देखने चले गए। इसलिए वह फिलहाल कायाकल्प करने के लिए 1 सप्ताह के लंबे ब्रेक पर थे। एडन को लगा कि अगर उन्होंने ब्रेक नहीं लिया तो वह टूट जाएंगे। फेस्टिवल से पहले वे सर्चिंग फॉर द वन की शूटिंग में बिजी थे। इसके बाद वह सीधे टोरंटो के लिए रवाना हुए। एक मानव शरीर हमेशा आराम के बिना काम नहीं कर सकता, खासकर एंटरटेनमेंट के बिजनेस में। इसलिए एडन ने उन साक्षात्कार प्रस्तावों को भी अस्वीकार कर दिया था जो वैट को सर्चिंग फॉर द वन के अंतिम एपिसोड के प्रसारित होने के बाद मिले थे। उसने इंटरनेट पर टिप्पणियां देखी थी, लेकिन वह उनके बारे में ज्यादा परेशान नहीं होने वाला था। अभी 2 और एपिसोड बाकी थे, इसलिए एडन बस उन्हें पहले रिलीज होने देना चाहते थे। इस बीच वह सिर्फ अपने चाचा और चचेरे भाइयों के साथ समय बिताने जा रहा था और साथ ही 1 सप्ताह आराम से रह रहा था जहां उसका कोई कार्यक्रम नहीं था। मुझे भी अपना उपन्यास पूरा करने की जरूरत है और ये देखने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या मैं अपने लेखन कौशल को बढ़ा सकता हूँ, उसने सोचा, अपने बिस्तर से उठकर अपने लैपटॉप की ओर देख रहा था। उसी समय उन्होंने अपने सिस्टम को खोल दिया क्योंकि 30 दिनों की खुशी पुरस्कार जीतने के बाद उन्हें कुछ सिस्टम सूचनाएं मिली थी। जिस फिल्म में आपने मुख्य भूमिका निभाई थी उसे एक प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला था। इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करने के लिए बधाई। आपने जिस फिल्म का साउंड ट्रैक बनाया था उसे एक प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला था। इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करने के लिए बधाई। गायन और अभिनय दोनों में काफी अनुभव दिया गया है। आप अपनी गायन क्षमता में सफलता हासिल करने के करीब हैं। आप अपनी अभिनय क्षमता में सफलता हासिल करने के करीब हैं। सिस्टम के नोटिफिकेशन को देखकर एडन के दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आया, थोड़ा और धक्का देने की जरूरत है। उन्हें यकीन था कि सिनेमाघरों में फिल्म रिलीज होने के बाद और अगर इसे दर्शकों से अच्छी रेटिंग मिली तो उन्हें एक बार फिर से लेवल अप करने के लिए पर्याप्त अनुभव मिलेगा। लेकिन वह अभी भी 1 महीने दूर था। इस बीच वह सिर्फ अपने लेखन कौशल पर ध्यान केंद्रित कर सकता था और इसे विकसित कर सकता था। मुझे उपन्यास पूरा करना चाहिए, ये सोचकर एडन ने अपना लैपटॉप उठाया और एक कुर्सी पर बैठ गया। अगले 1 घंटे तक टाइपिंग की आवाज कमरे में गूंजती रही। चैप्टर बैकक्वोट 162। एडन को बचपन से ही कहानियां बहुत पसंद थी। उनमें उनके लिए एक अंतर्निर्मित जिज्ञासा और प्रेम था। इससे उन्हें बचपन से ही बहुत कुछ पढ़ने को मिला। जब वह किशोर अवस्था में पहुंचा तो एक दोस्त ने उसे उनमें से एक दिखाकर एनीमे में शामिल कर लिया और इस तरह वो हल्के उपन्यासों में भी शामिल हो गया। उसके लिए भी वे कहानियां मजेदार थीं। उन्होंने महसूस किया कि वे समय व्यतीत करने के लिए पढ़ने के लिए एकदम सही हैं और उनके बहुत हल्के विषय होने के कारण वे हमेशा उन्हें बेहतर महसूस कराएंगे। लेकिन किसी भी तरह का उपन्यास लिखने का विचार उनके मन में नहीं था। उसने महसूस किया कि वह उन्हें लिखने के लिए पर्याप्त अच्छा नहीं था। उन्होंने महसूस किया कि जब तक उन्हें अपना लेखन कौशल नहीं मिला, इसे प्राप्त करने के बाद उन्हें लिखने की इच्छा हुई, चाहे किसी भी प्रकार की कहानी हो, एक गैर काल्पनिक उपन्यास या एक हल्का उपन्यास। वह बस इसमें हाथ आजमाना चाहते थे। लंबे समय तक उन्हें लगा कि उन्हें लिखने के लिए कोई विषय नहीं मिलेगा। हालांकि ऐसी बहुत सी चीजें थी जिनके बारे में वह लिखना चाहता था, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें यह नहीं पता था कि उन्हें कैसे जारी रखा जाए। उसके लिए प्रेरणा नहीं आ रही थी।
एडन किसी भी चीज के बारे में लिखना नहीं चाहता था। वो एक ऐसी कहानी लिखना चाहते थे जो दूसरों को प्रेरित कर सके, दूसरों को बहुत सारी भावनाओं का एहसास करा सके और उन्हें कुछ सिखा सके। वह प्रेरणा तब मिली जब वह पहली बार हार्ले मार्टिन से मिले। मुझे सच में लगा कि उसमें कोई कहानी छिपी हुई है, एक कहानी जिसे मैंने भी थोड़े समय के लिए जिया है। सपनों के लिए संघर्ष करने की कहानी। पहले तो ये सिर्फ जिज्ञासा थी। आखिरकार एक उच्च कौशल स्तर के साथ भी वह सिर्फ एक अतिरिक्त था। एक पृष्ठभूमि अभिनेता जो सेट के आसपास काम करेगा वह बेरोजगार नहीं होगा। इसलिए उन्होंने उनसे उनकी कहानी के बारे में पूछा है। जब उसने इसे सुना था तो उसे सच में लगा था कि उसकी कहानी सबको बतानी चाहिए थी। ये दृढ़ता और संघर्ष की कहानी थी। भले ही उसके पास बहुत पैसा या सोने के लिए जगह नहीं थी, लेकिन सिनेमा के प्रति उसके प्रेम के कारण हार्ले चलता रहा। एडन ने महसूस किया था कि यह एक बड़ा अन्याय था कि हार्ले अपने अभिनय करियर में कहीं नहीं थी। बेशक एडन का मतलब यह नहीं था कि उनकी कहानी एक जीवनी हो। वह अपने चारों ओर मुख्य चरित्र को आधार बनाने के लिए हार्ले के जीवन से प्रेरणा ले रहा था। वह उन अनुभवों को भी जोड़ने जा रहे थे जिनसे वे अपने संघर्ष के दिनों में गुजरे थे। कहानी लिखने की उनकी खोज में उनका सिंक्रोनाइजेशन कौशल उनकी बहुत मदद कर रहा था। नहीं, ये दृश्य थोड़ा अजीब लग रहा है। मुझे यहाँ थोड़ा और इमोशन दिखाने की जरूरत है। वर्तमान में एडन अपने शयन कक्ष में अपना उपन्यास टाइप कर रहा था। दीवार पर लगी घड़ी बता रही थी कि आधी रात हो चुकी है, लेकिन उसका ध्यान अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर था, जैसे वह समय को भूल गया हो। उनका कौशल सिंक्रोनाइजेशन यहाँ प्रभावी था। जब वह पंक्तियां लिख रहा था तो उसकी आंखें कुछ अलग दिख रही थी। आमतौर पर उनकी आंखें काली होती थी, लेकिन फिलहाल उनमें कुछ काली सी चमक थी। यह उनके कौशल का प्रभाव था। स्किल फंक्शन काफी सरल था। यह आइडेन को हार्ले की तरह सोचने पर मजबूर कर रहा था जब वह मुख्य किरदार लिख रहा था जो उस पर आधारित था। वह ऐसा महसूस कर रहा था कि वह और हार्ले एक ही व्यक्ति थे, जिससे उसके संवादों को लिखना और उसके बात करने के तरीके और व्यक्तित्व का अनुकरण करना बहुत आसान हो गया। एक तरह से यह उनके चरित्र की आत्मीयता के समान ही था, लेकिन यह तभी सक्रिय हुआ जब उन्हें लिखते समय किसी वास्तविक व्यक्ति से प्रेरणा मिली। साथ ही इसका कोई नकारात्मक पहलू भी नहीं था, जैसे एडन का व्यक्तित्व चरित्र में बदल रहा है। यह उसकी वजह से काफी सुरक्षित कौशल था। नहीं, मैं हार्ले के किरदार को बहुत हठी बना रहा हूं और सिनेमा के लिए उनके प्यार को और अधिक दिखाने की जरूरत है, और निर्देशक का चरित्र बहुत ही एक आयामी है जिसमें कोई बैक स्टोरी नहीं है। मुझे उसके एक्शन को थोड़ा और डायमेंशन देने की जरूरत है। अगर मैं इसे सही नहीं करता हूं तो एक प्रेम रुचि प्रवाह को रोक सकती है। उसे बस कहानी से अच्छे तरीके से जुड़ने की जरूरत है। अंत को सटीक होना चाहिए। मैं ये चित्रित नहीं करना चाहता कि तमाम संघर्षों के बाद भी किसी को अच्छा अंत नहीं मिलेगा। हार्ले को अच्छे अंत की जरूरत है और मुझे पाठकों को उनके सपनों का पालन करने की प्रेरणा देने की जरूरत है। ये पुस्तक यही दर्शाती है। इस तरह आइडेन ने पूरी रात लिखा, कभी कभी अपने विचारों को फिर से पढ़ने और प्रेरणा पाने के लिए अन्य पुस्तकों को पढ़ने के लिए कुछ ब्रेक लेते हुए। साथ ही वह ये भी सोच रहा था कि उपन्यास खत्म करने के बाद क्या किया जाए। वह सिर्फ अपने लिए नहीं लिख रहे थे, वह इसे प्रकाशित करना चाहते थे, और उनकी नज़र में किताब बहुत ही पेशेवर तरीके से लिखी गई थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कहानी प्रकाशित होने के लिए पर्याप्त है या नहीं। उन्होंने इसे अपने दोस्तों को दिखाने का फैसला किया ताकि वे इस पर उनकी राय ले सकें। तारांकन, इन दिनों युवा लेखक सचमुच रास्ता भटक गए हैं। एक बुरे आदमी ने भौहें चढ़ाते हुए सोचा। उसकी आंखें उसके हाथ में एक किताब की पंक्तियां पढ़ रही थी, लेकिन वह जो पढ़ रहा था उससे वह बुरी तरह निराश था। त्योरी चढ़ाते हुए वह दूसरा शब्द भी नहीं पढ़ पाया और किताब मेज पर रख दी। वह जो किताब पढ़ रहा था उसका नाम बर्ड्स इन द ब्लैक स्काई था। यह एक ऐसी कहानी थी जिसे हाल ही में एक प्रतियोगिता में पुरस्कार मिला था, लेकिन लेखक की नज़र में कहानी में इसकी भारी कमी थी। कहानी मुख्य पात्र के प्रकाश के डर पर आधारित थी, और इस वजह से वह केवल रात में बाहर जाता था और दिलचस्प लोगों से मिलता था और एक साहसिक कार्य करता था, अंततः अपने डर पर विजय प्राप्त करता था। उपन्यास का आधार बहुत दिलचस्प था, लेकिन बूढ़े व्यक्ति को लगा कि निष्पादन में भारी कमी है। पात्रों की प्रेरणा, प्रकाश के डर के बाहर उनका जीवन और यहाँ तक कि उनकी रोमांटिक रुचि भी बूढ़े व्यक्ति को बहुत यादृच्छिक लगी। जाहिर है ये बुरा नहीं था। आखिरकार पुरस्कार जीतने के लिए किताब काफी अच्छी थी। लेखक ने अच्छा किया था, लेकिन यह उस स्तर पर नहीं था जैसा उस बूढ़े आदमी ने सोचा था। पुस्तक से अपनी उच्च उम्मीदों के कारण बूढ़ा व्यक्ति अंत में निराश हो गया। मुझे एक महान गैर काल्पनिक उपन्यास पढ़े हुए बहुत समय हो गया है, उसने बुदबुदाया, अपना सिर घुमाकर किताबों की अलमारी को अपनी दाहिनी ओर देखा। बुकशेल्फ में सभी प्रकार के प्रसिद्ध और कम मूल्य वाले उपन्यास थे जो बूढ़े व्यक्ति ने वर्षों से एकत्र किए थे। बुकशेल्फ के ऊपर दीवार से कई पुरस्कार जुड़े हुए थे। तरह तरह के प्रतिष्ठित पुरस्कार थे। अंतरराष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार, राइट पुरस्कार, वर्ष का अच्छा उपन्यास, ये सभी साहित्यिक पुरस्कार वहां थे। ये वो पुरस्कार थे जो उस बूढ़े व्यक्ति ने अपने जीवन में लिखे थे। हाँ, वह एक लेखक थे और उस समय विश्व प्रसिद्ध थे।
उन्होंने न केवल पुरस्कार जीतने वाले उपन्यास लिखे हैं, बल्कि उनकी कहानियों को हॉलीवुड में फिल्मों में भी रूपांतरित किया गया है, जिससे वह करोड़पति लेखकों में से एक बन गए हैं। रहस्य, रोमांस और नाटक जैसी विधाओं में गैर काल्पनिक पुस्तकों से लेकर महाकाव्य, फैंटेसी और विज्ञान कथा की विधाओं में कथा पुस्तकों तक, बूढ़े आदमी ने सब कुछ करने की कोशिश की थी, लेकिन कई बार उसे सफलता भी मिली थी। लेकिन इन दिनों उनका मूड ठीक नहीं है। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें लगता था कि इस युग में आने वाले लेखक उतने अच्छे नहीं थे। कहानियों की गुणवत्ता खराब होती जा रही थी और अच्छे लेखक भी थे तो उनमें से अधिकतर बहुत पुराने थे। वह कुछ साल पहले ही लेखन से सेवानिवृत्त हो चुके थे और शायद ही कभी अपने लिए लिखते थे। फिर भी उन्हें अच्छी कहानियां पढ़ने की इच्छा थी और उनमें से बहुत कुछ नहीं थी। ये बहुत दुखद स्थिति थी कि उन्हें लगा कि दुनिया गुजर रही है। एक अच्छा उपन्यास पढ़ने की मेरी इच्छा बस बढ़ रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई अच्छा उपन्यास मिलेगा। ये सोचकर उसकी सांस फूल गई। तारांकन, मुझे नहीं पता था कि आप एक उपन्यास लिख रहे थे। आपने कभी उपन्यास लिखना कब शुरू किया? एडन इस समय अंकल सैम के ऑफिस में बैठा हुआ था। वह हाथ में अपनी अब पूरी हो चुकी पांडुलिपि लेकर उनसे मिलने आया था। उन्होंने इसे अपने चाचा के रेस्तरां में जाते समय छापा था। हाँ, उसने कल रात इसे पूरा कर लिया था और बिना समय बर्बाद किए वह ये देखना चाहता था कि यह कैसा है। उसने वैड को भी बुलाया था, लेकिन लगता है कि वह कुछ और चीजों में व्यस्त था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से अपने चाचा के पास आ गया। अभी 1 महीने पहले मुझे लगा कि मुझे कुछ अलग करने की कोशिश करनी चाहिए। वैड इसके साथ ठीक थे क्योंकि उन्होंने कहा कि यह सिर्फ मेरी छवि में जोड़ता है। एडन ने जवाब दिया और उसके चाचा ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन केवल अगर यह अच्छा है। अंकल सैम हंस पड़े। मैंने सोचा था कि जब आप एक उपन्यास लिखने की कोशिश करेंगे तभी आप सबसे ज्यादा बिकने वाले लेखक का टैग पाने के लिए अपनी आत्मकथा लिखेंगे। अंकल सैम ने उपहास भरे स्वर में कहा। वह एडन का नहीं बल्कि उन हस्तियों का मजाक उड़ा रहे थे जो उनकी आत्मकथा लिखेंगे। यहाँ तक कि अगर यह अच्छा नहीं था तो सेलिब्रिटी की लोकप्रियता के कारण इसे आसानी से बेस्ट सेलर का टैग मिल जाएगा। इन दिनों यहाँ तक कि कुछ प्रसिद्ध यूट्यूबर्स भी ऐसा करेंगे। ठीक है, मैं ऐसा नहीं हूँ। मेरे पास बताने के लिए बस एक कहानी थी और मैंने उसे लिख दिया। अब इसे पढ़ो और मुझे बताओ कि यह कैसा है। एडन ने आग्रह किया और अंकल सैम ने अपनी आंखें मूंद ली। तुम्हें पता है कि मैं भी व्यस्त हूँ, है ना? अंकल, आप काम नहीं कर रहे हैं। आप अपने कंप्यूटर पर एक FPS खेल रहे हैं। मैं इसे स्पष्ट रूप से देख सकता हूँ। एडन ने अपने डेस्क पर कंप्यूटर की ओर इशारा करते हुए कहा, जो एक FPS गेम की पॉज स्क्रीन दिखा रहा था। आह बिल्कुल, मुझे इसे पढ़ने दो। चैप्टर 163। उन्होंने एक उपन्यास लिखा है। यह दिलचस्प है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह कोई अच्छा होगा। अंकल सैम के दिमाग में यही विचार था जब एडन अपनी पांडुलिपि लेकर उनके पास आए थे। यह बहुत मोटा नहीं था, एक छोटे उपन्यास के रूप में आ रहा था जो नौसिखियों के लिए लिखना आसान हो सकता है। लेकिन फिर भी अंकल सैम को ऐसा नहीं लग रहा था कि यह अच्छा होगा। आखिरकार वह जानता था कि एडन ने पहले कभी लिखने की बात नहीं की थी। वह उपन्यास पढ़ता था लेकिन लिखने में उसकी रुचि नहीं थी, इसलिए यह बहुत यादृच्छिक था। अंकल सैम जानते थे कि उनका भतीजा अभिनय और गायन में बहुत प्रतिभाशाली है, लेकिन ये दोनों चीजें उसके बचपन से विकसित हुई हैं। हालांकि उनका मानना था कि एडन में अभिनय की स्वाभाविक प्रतिभा थी, जिसे उन्होंने वर्षों में विकसित किया था। जहां तक संगीत की बात है तो वह केवल अपनी मां की वजह से ही इसमें शामिल हुए थे। वाद्य यंत्रों का उपयोग करना सीखना और बाद में गीतों की रचना करना। सौभाग्य से एडन के लिए इसने बहुत अच्छा काम किया था क्योंकि उसने बहुत कुछ सीखा था, अंततः एक गायक और गीतकार के रूप में बहुत प्रसिद्धि अर्जित की। फिर भी लेखन बहुत अलग था। अंकल सैम खुद पहले हॉलीवुड का हिस्सा हुआ करते थे। वह लेखकों को भी जानते थे और उनमें से बहुतों को कहानी बनाने और बाद में उसे विकसित करने में कठिनाई होती थी। उनके शब्दों में, कहानी को विकसित करने की तुलना में इसे जारी रखना कठिन था। उसके बाद भी अंतिम संस्करण सामने आने से पहले एक कहानी को कई संपादनों से गुजरना होगा। पटकथा लेखन के लिए भी ऐसा ही था। ये बहुत कठिन कौशल था, इसलिए इस उपन्यास को शुरुआती प्रयास के रूप में सोचना बेहतर है। अंकल सैम ने कहानी का शीर्षक पढ़ते हुए सोचा, लेस देन पर्दे के पीछे ग्रेटर देन उद्धरण चिन्ह डॉट। उसने उपन्यास के शीर्षक पर एडन को देखने के लिए अपना सिर उठाया। हाँ, मैंने सोचा था कि यह उपन्यास में बहुत फिट बैठता है। सबसे पहले मैं लेस देन असाधारण जीवन ग्रेटर देन के साथ गया, लेकिन मुझे लगा कि लेस देन पर्दे के पीछे ग्रेटर देन ये बेहतर तरीके से अनुकूल है। क्या ये फिल्मों के बारे में है? एक पृष्ठभूमि अभिनेता। अंकल सैम ने ज्यादा नहीं पूछा और सिर हिलाया। उन्होंने महसूस किया कि यह एक अच्छा विकल्प था कि एडन एक उपन्यास के लिए जा रहे थे जो फिल्म उद्योग से जुड़ता है। इसका मतलब था कि उसके पास लिखने के लिए बहुत कुछ होगा। मैं अब उपन्यास के बारे में थोड़ा और उत्सुक हूँ। ये सोचकर अंकल सैम ने शीर्षक पृष्ठ पलट दिया और कहानी पढ़ना शुरू कर दिया। तारांकन लेस देन पर्दे के पीछे ग्रेटर देन की कहानी जाहिर तौर पर एक अभिनेता के बारे में थी जो स्पष्ट रूप से हार्ले पर आधारित थी। एडन ने उपन्यास के लिए प्रेरणा होने के लिए पहला नाम हार्ले रखा था।
मुख्य पात्र का पूरा नाम हार्ले राइट था। वह एलए में एक संघर्षशील अभिनेता था, एक तलाक के बीच में, और उसका एकमात्र सहारा उसका आलसी कुत्ता मैक्सवेल था। वह एंजल्स के शहर में रहने के लिए कई काम करता है, जबकि वह किसी भी ऑडिशन को करने की कोशिश करता है, सेट पर एक अतिरिक्त के रूप में काम करता है। जब वह शहर के बाहर एक पुराने थिएटर में बैठता है, जब वह हर हफ्ते एक यादृच्छिक फिल्म चलाता है, तब उसे लगता है कि वह जी रहा है। एक दिन सेट पर एक मशहूर अभिनेता ने उनकी बेइज्जती कर दी। व्यथित होकर वह एक फिल्म देखने के लिए थिएटर जाता है और एक बूढ़े व्यक्ति रोक्को मैथ्यूज से मिलता है, जिसने फिल्म निर्देशक होने का दावा किया था। वे फिल्मों के लिए अपने प्यार के बंधन में बंधे और रोक्को ने हार्ले को एक बार में आमंत्रित किया, जहां उसने उसे बताया कि उसे कैंसर है और वह मृत्यु के बहुत करीब है। मरने से पहले वह एक आखिरी फिल्म की शूटिंग करना चाहते थे। रोक्को ने हार्ले को मुख्य भूमिका के लिए ऑडिशन देने के लिए कहा, क्योंकि उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि जब प्रसिद्धि की बात आती है तो वह कुछ भी नहीं है। घर जाने के बाद हार्ले ने रोक्को के बारे में खोज की और पता चला कि वह एक बहुत ही प्रशंसित निर्देशक था, जो एक बार सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए ऑस्कर जीतने के रास्ते पर था। लेकिन किसी तरह उनका करियर उसके बाद गिर गया, क्योंकि उसके बाद उनकी हर फिल्म फ्लॉप रही और अब उन्हें सबसे खराब निर्देशकों में से एक माना जाता है। ये सब पढ़कर हार्ले को रोक्को के बारे में बहुत संदेह होगा, लेकिन वह अंततः ऑडिशन में जाएगा और किसी तरह भूमिका निभाएगा। लेस देन बिहाइंड द सीन्स ग्रेटर देन की सच्ची कहानी वहां से शुरू होगी, क्योंकि रोक्को और हार्ले दोनों दोस्ती हासिल करते हुए एक फिल्म बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे पात्रों के रहस्य और अतीत का पता चलता है, वैसे वैसे उपन्यास में कथानक में और भी कई मोड़ आते हैं। यह क्या है? ये कहानी वास्तव में बहुत अच्छी है। अंकल सैम ने पांडुलिपि के एक पन्ने को पलटते हुए सोचा। पिछले काफी समय से वह उपन्यास में डूबे हुए हैं, लेकिन अभी आधा ही हुआ था। इस समय उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे, क्योंकि उसकी आंखें शब्दों पर टिकी हुई थी। उन्होंने वास्तव में इसकी उम्मीद नहीं की थी, लेकिन वास्तव में लेस देन पर्दे के पीछे ग्रेटर देन बहुत अच्छी तरह से लिखा गया था। इतना कि उसे शक हो गया कि एडन ही लिखने वाला था। एडन। अंकल सैम ने पांडुलिपि से सिर उठाकर उसे बाहर बुलाया। हाँ, आपको यकीन है कि आपने इसे लिखा है? जैसा कि आप जानते हैं, साहित्यिक चोरी कुछ नैतिक नहीं है, और अगर पता चला तो कानून बहुत सख्त है। क्या कह रहे हो अंकल? मैंने इसकी साहित्यिक चोरी नहीं की है, यह मेरा अपना काम है। एडन ने अपनी आंखें मूंदते हुए कहा, और सोच रहा था कि उसके चाचा उस पर कहीं से भी ऐसे आरोप क्यों लगा रहे हैं। नहीं, बस वैसे भी मुझे उपन्यास पूरा करने दो, फिर बात करते हैं। ये कहते हुए अंकल सैम ने एक गहरी सांस ली और अपने होंठ चाटे। यदि यह कहानी वास्तव में आइडेन के बारे में लिखी गई होती, तो उसका भतीजा जितना उसने सोचा था उससे कहीं अधिक प्रतिभाशाली हो सकता है। यही सोचते हुए अंकल सैम ने पढ़ना जारी रखा। समय बीतता गया, क्योंकि उनका पूरा ध्यान पांडुलिपि पर था। दूसरी ओर आइडेन बस चुपचाप बैठा रहा, थोड़ा घबराया हुआ और शांति से अपने चाचा की अभिव्यक्ति को देख रहा था, ये जानने की कोशिश कर रहा था कि वह उपन्यास को पसंद कर रहा है या नहीं। यह उनका पहला लेखन होने के कारण बहुत घबराया हुआ था। उन्होंने उपन्यास को पूरा करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दिया था, और अगर अंकल सैम ने वास्तव में कहा कि यह अच्छा नहीं था, तो उन्हें बहुत निराशा होगी। ठीक है, मैं कर रहा हूँ। जब अंकल सैम ने आखिरकार पांडुलिपि को टेबल पर रख दिया, तो उन्होंने गहरी सांस ली। ये देखकर एडन का दिल डर से भर गया। तो यह अच्छा नहीं है? ये वह नहीं है। फिर आपको मेरे पास नहीं आना चाहिए था क्या? बस इसे प्रकाशित करें, अंकल सैम ने आखिरकार कहा। यह अच्छा है, मेरी अपेक्षा से कहीं बेहतर। हॉलीवुड और विशेष रूप से एलए को शानदार तरीके से वर्णित किया गया है, और यह सब बहुत वास्तविक लगता है। मुझे विशेष रूप से हार्ले और रोक्को के बीच संबंध पसंद आया। इसे पढ़कर बहुत अच्छा लगा। जैसे ही अंकल सैम ने अपनी समीक्षा पूरी की, एडन ने आखिरकार राहत की सांस ली। अंकल के हाव भाव को देखते हुए उन्हें यह बहुत अच्छा लगा था। मैं बहुत डर गया था कि आप इसे पसंद नहीं करेंगे। नहीं, यह अच्छा है। मैंने खुद हॉलीवुड में शुरुआती दिनों में स्ट्रगल किया है, इसलिए मैं हार्ले की हताशा से काफी जुड़ा हूँ। ये वास्तव में बिंदु पर था। अंकल सैम ने एक चमकदार मुस्कान दी। उपन्यास पढ़ने के बाद उनका सामान्य दिन बेहतर हो गया था, और साथ ही उन्हें इस बात की खुशी भी थी कि एडन अलग अलग क्षेत्रों में कदम रख रहे हैं, और यदि उपन्यास कोई संकेत था, तो वास्तव में उनमें बहुत प्रतिभा है। शुक्रिया, ऐसा लगता है जैसे मैं व्यर्थ ही डर गया था। एडन ने सोचा और कुर्सी के खिलाफ झुक गया। उसका सारा डर और घबराहट दूर हो गई, क्योंकि उसने आखिरकार आराम महसूस किया। तो मुझे एक बात बताओ, अंकल सैम ने अचानक पूछा। क्या आप इसे प्रकाशित करने जा रहे हैं? ये सुनकर एडन कोई जवाब नहीं दे पाया। इस उपन्यास को लिखने का एकमात्र कारण ये था कि वह अपने लेखन कौशल का परीक्षण करना चाहता था। जहां तक इसे प्रकाशित करने की बात है, उन्होंने इसके बारे में पहले नहीं सोचा था, क्योंकि उनके दिमाग में एक ही विचार तैर रहा था कि उपन्यास अच्छा होगा या नहीं। अगर मैं ईमानदार हूं, तो मैंने वास्तव में इसके बारे में नहीं सोचा है। ठीक है, ये वास्तव में इसे प्रकाशित नहीं करने के लिए एक बर्बादी होगी। आपकी लोकप्रियता से पुस्तक को बहुत लोकप्रियता मिलेगी।
आप वास्तव में केवल प्रकाशकों से संपर्क कर सकते हैं और मुझे पूरा यकीन है कि उनमें से बहुत रुचि लेंगे, खासकर यदि वे आपकी पांडुलिपि पढ़ते हैं। ये सच है। मशहूर हस्तियों के लिए किताब प्रकाशित करना कभी भी मुश्किल नहीं रहा, क्योंकि लाखों फॉलोअर्स होने पर कोई भी प्रकाशक ना नहीं कहेगा। उस तरह की किताबों की मार्केटिंग करना बहुत आसान था और किताब के वित्तीय रूप से अच्छा नहीं होने की संभावना नगण्य थी। एडन के साथ भी ऐसा ही हुआ। हालांकि इससे पहले मेरे पास एक और विचार है। पहले मुझे एक बात बताओ, अंकल सैम ने अचानक कहा। पांडुलिपि पढ़कर उसे अपने एक पुराने मित्र की याद आ गई थी जो शायद उसके भतीजे की मदद कर सकता था। क्या आप वास्तव में लेखन के प्रति गंभीर हैं, जैसे कि आप अभिनय और गायन के साथ साथ इसे जारी रखेंगे? मुझे भी ऐसा ही लगता है। ये कुछ ऐसा है जिसका मैंने आनंद लिया और मैं इसे जारी रखना चाहता हूँ। एडन ने सोचा। हार्ले से बात करने और उससे प्रेरित एक उपन्यास लिखने के बाद उन्हें और कहानियां लिखने में बहुत दिलचस्पी थी, खासकर वे जो वास्तविक लोगों से प्रेरित हैं। उन्हें लगा कि दुनिया में ऐसी ढेर सारी कहानियां हैं जिन्हें बताने की जरूरत है, और साथ ही अगर उनके सिस्टम ने उन्हें कोई हुनर दिया है तो उन्हें इसका पूरा फायदा उठाने की जरूरत है। ठीक है, फिर मेरा एक दोस्त है। हो सकता है कि वह आपको आपके उपन्यास के बारे में संकेत देकर लिखने में आपकी मदद कर सके। वह एक अनुभवी लेखक है और आपका मार्गदर्शन करने में सक्षम होंगे। जैसा कि आप अपने ब्रेक पर हैं, आपको बहुत व्यस्त होने से पहले उससे मिलने जाना चाहिए, अंकल सैम ने समझाया। चैप्टर 164। जैसा कि एडन अपने उपन्यास से संबंधित चीजों में व्यस्त था, एक की खोज नया एपिसोड प्रसारित होने वाला था। ये वो एपिसोड था जो सीजन का दूसरा आखिरी होने वाला था और अगले हफ्ते सीजन फिनाले प्रसारित होगा। इस सीजन से पहले सर्चिंग फॉर द वन की रेटिंग डू यू लाइक द मूवी जैसी साइटों पर 10 में से 8.1 थी और सड़े हुए सेब। लेकिन जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ा, रेटिंग और घटकर 7.5 हो गई, जिससे श्रृंखला में गुणवत्ता में कमी दिखाई दी और बहुत सारे प्रशंसकों ने अब कहानी के साथ अपनी हताशा के कारण 1 स्टार देना भी शुरू कर दिया है। यूएस वीकली के आलोचकों में से एक ने यहां तक उद्धृत किया, शो के समग्र रेटिंग को खराब करने के लिए एक के लिए खोज के निर्माता वास्तव में $50 मिलियन प्रति सीजन बर्बाद कर रहे हैं। ये एक के लिए खोज के निर्माताओं के चेहरे पर एक करारा तमाचा था और उद्योग में बहुत सारे लोग यह अनुमान भी लगा रहे थे कि यह और भी नीचे जाने वाला है। यह एक और उदाहरण बन गया कि कैसे एक चैनल के लालच ने एक अच्छे शो को डुबो दिया। लोग इसकी तुलना एक ऐसे शो से भी कर रहे थे जिसकी रेटिंग पिछले कुछ सीजन में सीधे 8.5 से गिरकर 7 हो गई थी, क्योंकि सेट पर कुछ परेशानियों के बाद एक मुख्य अभिनेता को बदल दिया गया था, जिससे दर्शकों को ऐसा लग रहा था कि यह पूरी तरह से अलग शो है। शो में एडन की एंट्री के साथ ही सब कुछ बदल गया। बेशक सिर्फ एक एपिसोड और एक नए चरित्र की उपस्थिति अचानक अनुमोदन रेटिंग के लिए पर्याप्त नहीं थी, लेकिन 7.5 से बढ़कर 7.6 हो गई, जो विकास दिखा रही है। उसी समय दर्शकों की रेटिंग और दर्शकों की टिप्पणियों में भी बदलाव आया, क्योंकि उन्होंने शो में अलग गेलर की हरकतों का भरपूर आनंद लिया। अब उद्योग के अंदरूनी सूत्र, आलोचक और दर्शक अगले एपिसोड का इंतजार कर रहे थे। एपिसोड के टीजर और लीक हुई जानकारी के अनुसार अलग गेलर फिर से एपिसोड में दिखाई देने वाले थे। रिकॉर्ड के लिए निर्माताओं द्वारा पिछले एपिसोड की रेटिंग देखने के बाद उनका स्क्रीन टाइम और भी बढ़ा दिया गया था। गौरैया पर कैट गॉडेस नाम के एक यूजर ने एक ट्वीट पोस्ट किया, आज के एपिसोड के लिए कौन उत्साहित है? उसके पास एक मेम और ज्यादातर ट्रोल अकाउंट है और अच्छी सगाई होने के कारण जल्द ही टिप्पणियों का ढेर लग गया। डीसी एक मजाक है, मुझे इसमें बहुत दिलचस्पी है। मैं उम्मीद कर रहा था कि यह सिर्फ एक एपिसोड का किरदार नहीं है और टीजर ने मुझे सही साबित कर दिया। आशा है कि हम आज उसे और देखेंगे। परित्यक्त बैटेगर्ल, मुझे और मेरे पति को एक की खोज के कारण पिछले सप्ताह बहुत मजा आया था, इसलिए निश्चित रूप से आज ट्यूनिंग कर रहे हैं। ग्रेट वॉल ऑफ गैट्सबी, मेरे गंजे बॉस मुझे काम से जल्दी नहीं जाने देंगे। मैं शायद सप्ताहांत पर पूरा सीजन देखूंगा। आपके पास बहुत समय होता है जब आप अकेले रहते हैं और आपके कोई दोस्त नहीं होते हैं। हेलो डाक, मेरे प्यारे दोस्त, मैंने गलती से आखिरी एपिसोड देखा और मैं पूरी तरह से आदी हो गया हूँ। काश हम शो में अलग के प्लेबॉयनेस को और देखें और कुछ अच्छी तरकीबें पाएं। एक और बैनर दे, मुझे लगता है कि मैं पास हो जाऊंगा। एक की खोज मुझे केवल मेरे द्वारा पढ़े गए वेब उपन्यासों की याद दिलाती है। वे बहुत अच्छी शुरुआत करते हैं, फिर औसत दर्जे के हो जाते हैं और फिर लेखक इसे जारी रखकर पैसे के लिए इसे बर्बाद कर देता है। दुख तो इस बात का है कि इतनी सारी खराबियां पढ़कर आप औसत दर्जे से संतुष्ट होने लगते हैं। एडन सिल्वरफ्री, मैंने जो अफवाहें सुनी उनके अनुसार अलग गेलर केवल एक चरित्र है जो 3 एपिसोड में दिखाई देगा और अभिनेता एडन सिल्वरियन ने अगले सीजन में प्रदर्शित होने के लिए कोई अतिरिक्त अनुबंध नहीं किया था, इसलिए मैं शो को अगले सीजन में फिर से गिरते हुए देखता हूँ यदि वे डॉन करते हैं। बस अंत के साथ मत जाओ। लिंक कोकिरी प्रशंसक, जो भी हो, मुझे वास्तव में अगले सीजन की परवाह नहीं है। मैं बस यही चाहता हूँ कि यह सीजन अच्छे नोट पर खत्म हो और अलग गेलर चमके। टिप्पणियों के अनुसार किसी के लिए भी ये देखना बहुत आसान था कि एडन के कारण लोगों की रुचि श्रृंखला में वापस आ रही थी।
हालांकि ये तो वक्त ही बताएगा कि यह ऐसे ही रहने वाला था या नहीं। तारांकन, ये बहुत बड़ा घर है। अगर इसमें थोड़ा सा बदलाव किया जाए तो ये लगभग एक हॉरर फिल्म के लिए उपयुक्त होगा। एडन ने घर के अंदर जाते हुए सोचा। एक घर के बजाय यह एक बड़ा महल था जो ऐसा लगता था जैसे ये किसी रईस का हो। दीवार पर पेंटिंग लगी हुई थी और आसपास कोई धूल नहीं थी, जैसे घर की रोज सफाई की जाती थी। वह एक बूढ़े आदमी के पीछे चल रहा था जो उसके अंकल सैम का दोस्त था। उसके चाचा ने अभी अभी उसे एक पता दिया था और कहा था कि वह उस बूढ़े आदमी से मिल ले। रिचर्ड अल्ला उस बूढ़े का नाम था। मैंने उनकी किताबें पढ़ी हैं। वह दुनिया के शीर्ष लेखकों में से एक है। एडन ने सोचा और उसका पीछा करते हुए उसने चुपके से अपनी स्थिति की जांच की, ये सोचकर कि वह किस स्तर पर है। अंडरस्कोर रिचर्ड अल्ला 67 साल, लेखन स्तर स्तर 9, विशेष कौशल एक लेखक की आंखें। अंडरस्कोर एडन ने जब रिचर्ड का स्टेटस पढ़ा तो उनके दिमाग में दो बातें आईं। उसने बेच दिया। उनका सिस्टम दिखा रहा था कि रिचर्ड पहले से ही 67 साल के थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह अपने 50 के दशक में ही थे। घनी दाढ़ी, स्थूल शरीर और तीक्ष्ण आंखों के साथ वह एक एनीमे से एक शांत संरक्षक चरित्र की तरह लग रहा था। दूसरी बात जो उसने सोचा था, वह 9वें स्तर पर पागल है और वह कौशल क्या है। मैं वास्तव में आशा करता हूं कि मुझे ये जानने के लिए एक सुविधा मिल जाएगी कि अंततः एक कौशल क्या कर सकता है। हर बार अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। यदि लेखन में केवल 10 स्तर होते तो रिचर्ड पहले से ही शिखर के करीब थे और अपने विशेष कौशल के साथ उन्हें यकीन था कि वह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लेखकों में से एक है। ये सोचकर वह थोड़ा घबरा गया और उसे लगा कि वह रिचर्ड के सामने खुद को साबित करना चाहता है। आपका नाम एडन सही है? रिचर्ड ने अचानक पूछा, क्योंकि वे एक कोने में घूम रहे थे। ये पहली बार था जब वह उससे बात कर रहा था। हाँ, एडन सिल्वरिए सर। बस मुझे रिचर्ड बुलाओ। रिचर्ड के एक कमरे के बाहर रुकते ही एडन ने सिर हिलाया। एडन पर नजर डालते हुए उसने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। कमरा शायद हवेली के सबसे बड़े कमरों में से एक था और एडन को यह बताने के लिए बस एक नजर ही काफी थी कि यह वह कमरा था जहां रिचर्ड ने आमतौर पर अपने उपन्यास लिखे थे। एक पुराने टाइपराइटर को कंप्यूटर के बगल में डेस्क पर रखा गया था और विभिन्न प्रकार के उपन्यासों से भरे 3 बुक शेल्फ के साथ बहुत सारे पुरस्कार थे। एक सेकंड के लिए वह कमरे से मोहित हो गया क्योंकि रिचर्ड ने उसे सोफे पर बैठने का इशारा किया। आप वास्तव में सैम की तरह नहीं दिखते। रिचर्ड ने बैठने के बाद सबसे पहली बात यही कही। आपका वातावरण भी अधिक शांत है। सैम अराजकता और नासमझी के मिश्रण की तरह है। आप अलग हो। मेरे चाचा ने वास्तव में वही बात कही, एडन ने कहा और रिचर्ड ने मुद्दे पर आने से पहले अपना सिर हिला दिया। मैं इसे आपके लिए स्पष्ट कर दूं। आपसे मिलने का फैसला करने का एकमात्र कारण यह है कि जब मैं हॉलीवुड में नया था तब सैम ने ही मेरी पहली किताब को एक फिल्म में रूपांतरित किया था। जब उन्होंने मुझे आपकी पांडुलिपि पढ़ने के लिए कहा तो मैं उन्हें ना नहीं कहना चाहता था। मैं समझता हूं कि अंकल सैम और उनका स्टूडियो सिल्वर फिल्म सबसे होनहार स्टूडियो में से एक था जब ये चल रहा था और इसने बहुत से लोगों की मदद की थी क्योंकि वे हमेशा नई प्रतिभाओं को बढ़ावा दे रहे थे। मैं अभी भी आपकी पांडुलिपि पढ़ता हूं। ये कैसा था? एडन ने रिचर्ड को देखते हुए पूछा और वह बस भौचक्का रह गया। एक वाक्य में, इसमें बहुत अधिक क्षमता है जो बर्बाद हो गई थी। कार्यालय के एक कमरे में उमर चश्मा पहने एक बूढ़ी औरत से हाथ मिला रहा था। उसके बाल पूरी तरह से सफेद थे और झुर्रियां उसके चेहरे को ढांक रही थीं, जिससे उसकी उम्र का पता चल रहा था। आपसे फिर से मिलकर बहुत खुशी हुई, मिस्टर उमर। आप मुझसे लापरवाही से बात कर सकते हैं, सुश्री स्पेंसर। अगर ऐसा है तो मुझे सोफिया बुलाओ, उसने कहा और सोफे पर चली गई जहां दोनों बैठ गए। यह उनकी तीसरी मुलाकात थी। 2 बैठकें टोरंटो में हुई हैं जब दोनों फिल्म के वितरण पर चर्चा करने के लिए मिले हैं। सोफिया स्पेंसर इटर्नल लाइफ मूवीज की सीईओ थी, स्टूडियो जो पूरे अमेरिका में 30 दिनों की खुशी वितरित कर रहा था। थोड़ी सी बातचीत के बाद उन्होंने फिल्म के बारे में मुख्य विषय शुरू किया। मुझे लगता है कि 30 दिनों की खुशी की रिलीज की तारीख के लिए 18 अक्टूबर के साथ जाना सबसे अच्छा है। ये सबसे अच्छा समय है क्योंकि हम मूल रूप से एक कांटेदार बगीचे में खड़े होने जा रहे हैं, सोफिया ने कहा और उमर ने गंभीर भाव से सिर हिलाया। कांटेदार बाग से सोफिया का मतलब था कि अक्टूबर और नवंबर में बहुत सारी फिल्में रिलीज होने वाली थी। इससे पहले उन्होंने इसे दिसंबर तक के लिए टालने पर चर्चा की थी, लेकिन वह और भी बुरा था। सभी शीर्ष स्टूडियो अपनी बड़ी फिल्में छुट्टियों के मौसम में रिलीज करने जा रहे थे, विशेष रूप से बड़ी फैंटेसी, विज्ञान, फाई और सुपरहीरो फिल्में। जितना हो सके इनसे बचना ही बेहतर है। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। यह अगले 6 महीनों में सबसे अच्छी अवधि है और कम से कम हमें टोरंटो फिल्म समारोह से बहुत गति मिल रही है। हाँ, और खोज 1 के लिए बहुत अच्छा कर रहा है। एडन की लोकप्रियता वास्तव में बढ़ रही है, लेकिन हमारे सबसे बड़े प्रतिस्पर्धी अन्य फिल्में हैं जो हमारे जैसे ही सप्ताह में रिलीज हो रही हैं। सोफिया ने कहा कि बैठक जारी रही क्योंकि उन्होंने इस बारे में अधिक सोचा कि 30 दिनों की खुशी बॉक्स ऑफिस पर हिट हो सकती है। अध्याय 165 आंतरिक दानव, आप लीप इन द स्काई के बारे में बात कर रहे हैं? उमर ने सोफिया की ओर देखते हुए पूछा और उसने अपने चेहरे पर गंभीर भाव के साथ सिर हिलाया।
हाँ, लेकिन इतना ही नहीं, बॉयज क्लब और लॉस ऑफ द लैंड भी लगभग उसी समय रिलीज होने जा रहे हैं। लीप इन द स्काई हमारा सबसे बड़ा प्रतियोगी हो सकता है, लेकिन कुछ अन्य भी हैं जो हमें धीमा भी कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि हमारे पास लड़ने के लिए बहुत सी फिल्में हैं। उमर हंस पड़े, ये सोचकर कि किस्मत उनके पक्ष में नहीं है। इन सभी में से बॉयज क्लब एक बहुत प्रसिद्ध निर्देशक की फिल्म थी और यह उनके नए प्रोडक्शन हाउस में उनका उद्यम था, जिसे उन्होंने फिल्म में सभी नए चेहरों के साथ खोला था। उमर की नजर में यह एक बहुत बड़ा जोखिम था और ट्रेलर को देखे तो यह औसत लग रहा था। कम से कम उन्हें उम्मीद थी कि यह औसत निकलेगा। जहां तक लॉस ऑफ द लैंड की बात है, ये घोड़ों, काउबॉय और गुस्सैल आदमियों के साथ एक पूरी तरह से विकसित पश्चिमी फिल्म थी, लेकिन इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करने की बहुत अधिक संभावना नहीं थी, भले ही यह अच्छी दिख रही हो। काउबॉय फिल्मों का चलन लंबे समय से खत्म हो गया था और इसने ज्यादातर आला दर्शकों को आकर्षित किया जो स्पष्ट रूप से पूरे थिएटर को नहीं भरेंगे। इस फिल्म के निर्देशक केवल काउबॉय एक्शन फिल्मों के प्रति अपने प्रेम के कारण इसे बना रहे थे और कुछ नहीं। ये तो बस छोटी मछलियां हैं, बड़ी शार्क लीप इन द स्काई है। फिल्म के पीछे नाइट हॉक स्टूडियो थे, जो अपने आक्रामक मार्केटिंग अभियानों के लिए जाने जाते थे और इसमें बड़े लीड भी थे, इसलिए यह पहले से ही दर्शकों का अच्छा ध्यान आकर्षित कर रहा था। क्या 30 दिनों की खुशी का भी नाइट हॉक से कोई लेना देना नहीं है? मैंने इस तरह की अफवाहें सुनी, सोफिया ने अचानक पूछा, जिससे उमर ने सहमति में सिर हिलाया। उद्धरण चिन्ह। हाँ, लियो इससे पहले नाइट हॉक के साथ यह प्रोजेक्ट कर रहा था, लेकिन वे बाहर हो गए थे। तभी मेरी निवेश फर्म तस्वीर में आई। दरअसल रोड्रिगो बक 30 दिनों की खुशी के निर्माता थे और अब वह लीप इन द स्काई का निर्माण कर रहे हैं। लियो और एडन ने उमर को रोड्रिगो के बारे में सब कुछ बता दिया था, इसलिए वह जानता था कि क्या हुआ था। आश्चर्यजनक रूप से हैरोल्ड वुड लीप इन द स्काई के प्रमुख थे। ये वही अभिनेता थे जिन्हें रोड्रिगो एडन के बजाय 30 दिनों की खुशी के प्रमुख के रूप में चाहते थे। रोड्रिगो ने हैरोल्ड स्टार बनाने के लिए फिल्म बनाने के लिए जल्दी से एक अच्छी स्क्रिप्ट प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत की होगी। अगर ऐसा है तो उन्हें इस बात की खुशी नहीं होगी कि टोरंटो में जीती हुई फिल्म उनके हाथ से निकल गई। हाँ, वह एक शुद्ध किस्म का व्यक्ति है। वह निश्चित रूप से एक शिकायत रखते हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करेंगे कि उनकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हमारी फिल्म को कुचल दे। हाँ, तो रोड्रिगो और नाइट हॉक के खिलाफ खड़े होने के लिए हमें अपनी मार्केटिंग के साथ बहुत अच्छा होना चाहिए, सोफिया ने दृढ़ भाव से कहा और उसी क्षण उमर ने अपना सिर हिला दिया। हमें अच्छे से बेहतर होने की जरूरत है। कम से कम करने से हम कहीं नहीं पहुंचेंगे, खासकर तब जब हमारे पास एक अच्छी फिल्म हो जिसमें हर चीज बहुत अच्छी हो। ये तुम्हारा आखिरी मौका है ना? भले ही यह असभ्य लग सकता है, उमर ने ये कहने में संकोच नहीं किया और एक सेकंड के लिए सोफिया की आंखें थोड़ी डगमगा गईं। आप जानते हैं कि आप बहुत आकस्मिक हैं। मैं बस सीधा होने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं सच को घुमा फिराकर कह भी दूं तो भी वह नहीं बदलेगा। इटर्नल लाइफ स्टूडियो की वर्तमान स्थिति के पीछे बहुत सारे कारण थे, लेकिन उनमें से एक कारण कड़ाई से सोफिया था। उसने निर्माण और वितरण के लिए सीईओ के रूप में बहुत सी गलत फिल्मों को चुना था। बेशक कुछ अच्छे सफल भी थे, लेकिन कुल मिलाकर रिकॉर्ड अच्छा नहीं था। उनकी कई फिल्मों के फ्लॉप होने का एक कारण ये था कि उन्होंने कम से कम काम किया और सिर्फ ये सोचा कि कंटेंट की जीत होगी। एक अच्छी फिल्म अंततः सफल होगी, लेकिन वास्तविकता अक्सर एक जैसी नहीं होती थी। उनके वर्तमान दुख के पीछे सोफिया नेतृत्व एक बड़ी समस्या थी। देखो, मैं चाहता हूँ 30 दिनों की खुशी अच्छा करे। मैंने लियो और एडन को इस पर काफी दांव लगाते देखा है और मैं इसे 10 साल बाद फ्लॉप के रूप में याद नहीं रखना चाहता। इसलिए अनंत जीवन को अपना सर्वोत्तम देने की आवश्यकता है। आप जानते हैं कि यदि यह सफल रहा तो आप पुनर्जीवित हो सकेंगे। उमर ने सोफिया की तरफ देखा और वह भौहें चढ़ाई, लेकिन कुछ नहीं बोली। उनकी बातें बड़ी कुंद थी, लेकिन सही थी। ये वास्तव में मेरा आखिरी मौका है, सोफिया ने मन ही मन सोचा। एक सीईओ के रूप में उन्होंने कर्मचारियों के लिए जिम्मेदारी महसूस की और जैसे उमर ने कहा, अगर यह काम करता है तो वे वास्तव में अपने पूर्व गौरव को फिर से जीवित करने में सक्षम हो सकते हैं। आह भरते हुए उसने अपना मुंह खोला। मुझे पता है, अनंत जीवन की फिल्में ये सुनिश्चित करने के लिए अपना सब कुछ दे देंगी कि 30 दिनों की खुशी एक बड़ी हिट बन जाए। भले ही मुझे सब कुछ देना पड़े, मैं इसे थोड़ा सा कर दूंगा। अब हम एक ही पृष्ठ पर हैं। जैसे ही उनके बीच मुलाकात वास्तविक रूप से शुरू हुई, उमर मुस्कुराए। तारांकन एक वाक्य में, इसमें बहुत अधिक क्षमता है जो बर्बाद हो गई थी। जब एडन ने ये सुना तो उसकी अभिव्यक्ति एक पल के लिए हिल गई। उसने खुद को किसी भी आलोचना के लिए तैयार किया था जो रिचर्ड उसे देगा, खासकर इसलिए क्योंकि वह जानता था कि इतने उच्च स्तर का मतलब है कि वह उन चीजों को इंगित करने में सक्षम होगा जो उसकी कहानी के साथ बेहतर हो सकती है। लेकिन एडन भी ये सुनकर थोड़ा दंग रह गया। आपका क्या मतलब है? उसने पूछा। मेरा मतलब, रिचर्ड ने आह भरी, इसमें मुझे बहुत संभावनाएं दिख रही हैं। बहुत कुछ, लेकिन आप अपने किरदारों को पीड़ित के रूप में दिखा रहे हैं। मैं हॉलीवुड में एक पटकथा लेखक के रूप में रहा हूँ।
मुझे पता है कि यह कैसा लगता है, लेकिन आप उन्हें नैतिक रूप से बेहतर व्यक्तियों के रूप में चित्रित करने के लिए अपने पात्रों को शिकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। रिचर्ड ने खड़े होकर अंकल सैम द्वारा भेजी गई हस्तलिपि की एक प्रति निकालते हुए कहा। वह आइडेन के सामने बैठ गया और आह भरी। देख बेटा, मैं इसे विस्तार से समझाता हूँ। आपको क्या लगता है कि रोक्को किस तरह का चरित्र है? एक गधे। एडन ने थोड़ा सोचने के बाद एक शब्द का जवाब दिया और रिचर्ड आखिर में मुस्कुरा दिए। सही, वह एक गधे है, लेकिन वह एक मुख्य पात्र है और हार्ले के साथ उसकी दोस्ती वास्तव में दिखती है, लेकिन शायद इस वजह से उपन्यास के अंत में आपने वास्तव में उसे नैतिक रूप से सही बनाने के लिए उसके कार्यों के पीछे सभी प्रकार के कारण बताए। मैंने किया। यही वह जगह है जहां ये गलत हो गया। जब मैं उपन्यास पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि रोक्को एक दानव की तरह है। क्या आपके पास राक्षस है? दानव हर किसी के पास। भीतर के राक्षस। मेरे लिए रोक्को वह दानव है, रिचर्ड ने बहुत ही गंभीर लहजे में समझाया, जिससे एडन इसके बारे में अधिक से अधिक सोचने लगा। उसने रोक्को को एक बुरे आदमी के रूप में बनाया था, एक शराबी जो चीजों के बारे में परवाह नहीं करता। अपने रवैये के कारण वह कई बार मुसीबतों में फंस गया था, जिससे उसका करियर और परिवार लगभग खतरे में पड़ गया था। जब एडन ने इस पर गहन विचार किया तो ऐसा प्रतीत होता है कि उपन्यास के अंत में एडन ने अपने कार्यों के पीछे बहुत से कारण बताए थे। आप कह रहे हैं कि मुझे कारण नहीं बताना चाहिए, लोगों को उसका न्याय करने दो। लेखक के रूप में आपका काम वर्णन कर रहा है। पाठक एक ही कहानी के बारे में कई तरह से सोचने वाले हैं, लेकिन उन्हें वह स्वतंत्रता दे, रिचर्ड ने कहा, और एडन सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। अपने दिमाग में वह अभी भी रोक्को की रिचर्ड की व्याख्या के बारे में सोच रहा था, जो एक राक्षस के रूप में है जो हर किसी में रहता है। हर कोई बिना किसी बात की परवाह किए वह करना चाहता था जो वह चाहता था। ढेर सारा पैसा लो और उसके साथ कुछ भी करो। एक तरह से रोक्को इसका प्रतिनिधित्व करता था। क्या आप दानव भाग के बारे में कुछ और बता सकते हैं? एडन ने पूछा और रिचर्ड ने आहें भरी लेकिन सिर हिलाया। इसे ऐसे समझो जैसे कोई आदमी बार में आपका मजाक उड़ा रहा हो। बहुत कुछ नहीं कहेंगे, लड़ाई शुरू करने से डरते हैं और कुछ लड़ेंगे। लेकिन रोक्को ऐसा व्यक्ति है जो सिर्फ लड़ाई नहीं करेगा, वह उस व्यक्ति का सिर फोड़ देगा जिसने उसका मजाक उड़ाया था। कानून, पुलिस, वह उन्हें जानता है लेकिन वह उनसे डरता या परवाह नहीं करता। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें कैंसर था। वह जानता है कि उसके पास जीने के लिए बहुत दिन नहीं है, इसलिए वह परवाह नहीं करता। अपने राज्य में वह एक गधे से एक पूर्ण राक्षस बन गया। ठीक है, लेकिन वह अंधेरा नहीं है। यह विशेष रूप से इसलिए है क्योंकि कोई उम्मीद करता है कि एक कैंसर रोगी को उज्जवल प्रकाश में देखा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लेस देन पर्दे के पीछे ग्रेटर देन के बारे में क्या अनोखा है। मुझे ये पसंद आया क्योंकि यह वास्तविक था, लेकिन आपने अंत में इसे मेरे लिए बर्बाद कर दिया। रिचर्ड ने अपनी जीभ पर क्लिक किया, जैसे वह इससे गंभीर रूप से नाराज हो। उसने इन दिनों बहुत सारी किताबें पढ़ी थी और केवल लेस देन पर्दे के पीछे ग्रेटर देन उनमें कुछ अच्छा था, और एडन ने उसके अंतिम भागों को बर्बाद कर दिया था। एक पाठक के रूप में उन्होंने निश्चित रूप से इसका आनंद नहीं लिया। मुझे एक मौका दो, मैं इसे बदल दूंगा। ये सुनकर रिचर्ड ने भौहें ऊपर उठाकर उसकी ओर देखा। ये सिर्फ एक मसौदा है, मैं बदलाव कर सकता हूँ। आप सुनिश्चित हैं कि आप इसे और अधिक बर्बाद नहीं करेंगे? नहीं, कृपया मुझ पर विश्वास करें। मुझे लगता है कि मेरे पास अब विचार है, एडन ने पूरी ईमानदारी के साथ कहा। रिचर्ड के साथ हुई संक्षिप्त बातचीत ने किसी तरह उसका दिमाग साफ कर दिया था। सबसे पहले वह अपने पात्रों के कार्यों के लिए नैतिक कारण देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें एहसास हुआ कि कार्यों की व्याख्या करने से उनमें परिवर्तन नहीं होता है। उन्हें पाठकों को कार्रवाई का न्याय करने देना था। तभी उसके सामने सिस्टम नोटिफिकेशन आ गया। आपका लेखन कौशल स्तर 6 से स्तर 7 तक उन्नत हो गया है। सफलता हासिल करने के कारण बहुत बड़ा अनुभव दिया गया है। ऐसी उपलब्धि हासिल करने के लिए बधाई। चैप्टर 166 एडन के लेखन कौशल के स्तर 6 से स्तर 7 तक बढ़ने के बाद उन्होंने महसूस किया कि उनके दिमाग में विचार अधिक से अधिक स्पष्ट हो रहे थे। ये वही भावना थी जब उन्होंने महसूस किया था कि उनकी रचना कौशल स्तरों में बढ़ रही है। उसे लगा कि वह अब उपन्यास को बेहतर ढंग से लिख पाएगा। हार्ले, रोक्को, जो फिल्म वे बना रहे थे, और उनकी दोस्ती के बारे में उनके मूल विचार उनके दिमाग में और अधिक ठोस हो रहे थे। उन्होंने एक बार एक प्रसिद्ध लेखक को ये कहते हुए पढ़ा था, किसी को परवाह नहीं है कि आपने अपने पहले या दूसरे मसौदे में क्या लिखा है। जैसा कि किसी को उनकी कहानी के बारे में अधिक पता चलता है, ये बेहतर होता है, और ज्यादातर समय पाठक जो कहानियां देखते हैं वे पहले मसौदे से अलग होती हैं, क्योंकि सभी खुरदुरे किनारों को हटा दिया जाता है। अपने कौशल स्तर में वृद्धि के बाद एडन ने यह भी महसूस किया कि वह अब अधिक खुरदरे किनारों को देखने में सक्षम था। रिचर्ड ने पहले मसौदे के साथ और अधिक समस्याओं की पहचान करने में भी उनकी मदद की। हालांकि बूढ़ा ज्यादातर समय चिड़चिड़ा सा लगता था और अक्सर एडन को ऐसे देखता था जैसे वह अपनी पत्नी के साथ सोया हो। वह एक बुरा व्यक्ति नहीं था और बस उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि वह नहीं जानता था कि यह इसलिए था क्योंकि वह अंकल सैम का आभारी था, या क्योंकि वह वास्तव में लेस देन पर्दे के पीछे ग्रेटर देन के मूल को पसंद करता था।
वैसे भी उसके लिए धन्यवाद, एडन अपने कौशल के स्तर को बढ़ाने में सक्षम था। रिचर्ड के साथ बातचीत ने वास्तव में उसकी बहुत मदद की और साथ ही वह समझ गया कि 9 के स्तर वाला कोई व्यक्ति निश्चित रूप से लेस देन पर्दे के पीछे ग्रेटर देन को उससे थोड़ा अलग देखेगा। वह जानता था कि अंकल सैम जैसे आकस्मिक पाठकों के लिए ये सब कोई बड़ी समस्या नहीं होगी और वे अभी भी फिल्म के मूल मूल्यों का आनंद लेने और हार्ले की यात्रा में निवेश करने में सक्षम होंगे। लेकिन पांडुलिपि में संशोधन करने से निस्संदेह उसकी गुणवत्ता में वृद्धि हो रही थी। इसलिए अगले 3 दिनों में उन्होंने बार बार मसौदे को पढ़ने और कहानी को बेहतर बनाने वाली चीजों को हटाने और जोड़ने के लिए कड़ी मेहनत की। मैंने हार्ले की पूर्व पत्नी को बहुत सी पंक्तियां दी है। मुझे इसे बदलने और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि वह सिर्फ एक छोटी सी पात्र है जो हार्ले से प्यार करती है लेकिन उसके साथ नहीं हो सकती। मुझे वह कनेक्शन और संघर्ष दिखाना है जो वह हार्ले के प्रति महसूस करती है। मैक्सवेल को और दृश्यों की जरूरत है। वह किताब का शुद्ध हिस्सा है और मुझे उसे कठिन समय में हार्ले का एकमात्र सहारा होने पर अधिक जोर देने की जरूरत है। उद्धरण मुझे रोक्को के अतीत की झलक दिखानी चाहिए और उन हिस्सों को काट देना चाहिए जहां मैंने उसके कारणों की व्याख्या की है। पात्रों को अधिक मानवीय दिखने की जरूरत है। इस तरह उन्होंने पूरे उपन्यास का संपादन किया। एडन अपने अन्य कार्यों जैसे फोटोशूट और पत्रकारों के साथ साक्षात्कार के बीच में भी काम कर रहा था। वेड को इस बात की भी चिंता थी कि वह बस खुद से अधिक काम करने जा रहे थे। 3 दिनों के लगातार काम और केवल अपने उपन्यास के बारे में सोचने के बाद उनकी पांडुलिपि आखिरकार बेहतर दिख रही थी। एडन को सिस्टम नोटिफिकेशन भी मिला। ये दर्शाता है कि उसने वास्तव में लेस देन पर्दे के पीछे ग्रेटर देन को बेहतर बनाया था। आपने अपनी गलतियों को महसूस किया है और उन्हें सुधारा है। आपने एक महान लेखक बनने की दिशा में एक कदम बढ़ाया है। आपके काम की गुणवत्ता लेस देन पर्दे के पीछे ग्रेटर देन सभी संशोधनों के बाद बढ़ गई है। यह अधिकतम है जो आप अपने वर्तमान कौशल स्तर पर कर सकते हैं। आपने एक लेखक के रूप में अपना पहला काम पूरा कर लिया है। बधाई हो। अपने सिस्टम नोटिफिकेशन को देखकर एडन को राहत मिली कि उन्होंने चीजों को संपादित करने के अपने प्रयास में उपन्यास को और खराब नहीं किया था। अपना उपन्यास पूरा करने के बाद बिना समय गंवाए वह रिचर्ड के घर गए, जो न्यूयॉर्क के सबसे महंगे इलाकों में से एक में स्थित था। हालांकि उनके सिस्टम ने उन्हें बताया था कि उनके उपन्यास की गुणवत्ता अब काफी बेहतर थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि रिचर्ड इसे कैसे देखने जा रहे थे। ये कैसा है? उसने अपने सामने बैठे रिचर्ड की ओर देखते हुए पूछा। एडन उसी कमरे में थे जहां रिचर्ड ने उनसे कहा था कि उनके उपन्यास में वह क्षमता है जो बर्बाद हो गई। रिचर्ड ने अभी अभी संपादित पांडुलिपि को पढ़ना समाप्त किया था, लेकिन उसने इस बारे में कुछ नहीं कहा था कि उसे यह कैसी लगी। ठीक है। रिचर्ड ने अपने हाथ में पांडुलिपि पर एक नजर डाली। एक पल के लिए एडन ने माहौल को ठंडा महसूस किया, लेकिन उसने जल्द ही अपनी बात जारी रखी। ये पहले से कहीं बेहतर है। मुझे ये पसंद है। सचमुच। हाँ, मुझे लगता है कि हार्ले द्वारा चित्रित की गई भावनाएं और आपने उसका वर्णन कैसे किया, यह उपन्यास के सबसे अच्छे हिस्से हैं और आपने बहुत सी अनावश्यक चीजों को हटा दिया है। इस पुस्तक के साथ मेरी मुख्य गलती रोक्को थी और आपके द्वारा इसे ठीक करने के बाद ये स्वयं एक नई पुस्तक की तरह महसूस होती है। तुमने अच्छे से किया। रिचर्ड के ये कहने पर एडन ने राहत की सांस ली और शायद पहली बार उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। ये बच्चा जल्दी सीखता है। जब उसने पहली बार अंकल सैम से सुना था तो रिचर्ड को कुछ भी अच्छा होने की उम्मीद नहीं थी। वो एक अनुभवी लेखक थे और न्यूयॉर्क में लेखन समुदाय का एक बड़ा हिस्सा थे और उनमें से किसी को भी लेखन में किसी भी प्रकार के सेलेब्स पसंद नहीं थे। उनके लिए ये सिर्फ एक अपमान था, क्योंकि मशहूर हस्तियों की किताबें गुणवत्ता के कारण नहीं बल्कि किताब से जुड़े नाम के कारण बिकती है। यह एक कड़वी सच्चाई थी। यह एक कारण था कि प्रतिष्ठित लेखन समुदायों ने आमतौर पर अभिनेताओं को उनमें प्रवेश नहीं करने दिया। इसलिए रिचर्ड को पूरे मन से विश्वास था कि लेस देन पर्दे के पीछे ग्रेटर देन बुरा होने वाला है, लेकिन उन्होंने उसे थोड़ा हैरान कर दिया था। उसके पास प्रतिभा है, बस थोड़ा संवारने की जरूरत है। रिचर्ड ने मन ही मन सोचा और अपना मुंह खोल दिया। आप आगे क्या करने जा रहे हैं? मुझे नहीं पता, एडन ने जवाब दिया और रिचर्ड ने अपना सिर झुका लिया। क्या आप इस पुस्तक को प्रकाशित नहीं करने जा रहे हैं? मेरा मानना है कि एक अच्छी किताब को लोगों तक पहुंचने की जरूरत है। मैं चाहता हूं, लेकिन मैं अभी भी इसके बारे में थोड़ा उलझन में हूं। मैं किसी प्रकाशक को नहीं जानता और यदि मैं किसी प्रकाशक के पास गया भी तो वे केवल मेरी लोकप्रियता के कारण मसौदे को प्रकाशित करेंगे। यहाँ तक कि लोग इसकी वजह से इसे खरीद भी लेते थे। मैं इससे बचना चाहता हूँ। वर्तमान में एडन की भावनाएं थोड़ी विरोधाभासी थी। वह अपनी लोकप्रियता का उपयोग करना चाहता था, इसलिए यह पुस्तक अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, लेकिन क्या लोग इसे इसकी सामग्री के लिए खरीदेंगे? क्या वह सिर्फ अन्य सेलेब्स के रैंक में शामिल नहीं होगा, जो लोग सोचते हैं कि वे थोड़ा और पैसा कमाने के लिए किताबें लिखते हैं और अपने पोर्टफोलियो में जोड़ते हैं कि वे एक लेखक हैं? एडन के मन में इस प्रकार के विचार आ रहे थे। ठीक है, मैं समझता हूँ, रिचर्ड ने उसकी ठुड्डी पर उंगली रखते हुए कहा। अचानक मन में एक विचार आया। ओह, मेरे पास आपके लिए एक विचार है। क्या आपने वाइकिंग्स प्रकाशन के बारे में सुना है?
हाँ, वे बहुत पुराने प्रकाशक हैं। वाइकिंग्स प्रकाशन अमेरिका में सबसे पुराना और सबसे लोकप्रिय में से एक था। अब तक लाखों किताबें प्रकाशित कर चुका है और हॉलीवुड में भी उनके बहुत सारे संपर्क थे, जिससे उनकी बहुत सी किताबों को फिल्मों और श्रृंखलाओं में रूपांतरित करने में मदद मिली। एडन को अपना लोगो याद आया, जो तलवार लिए बड़ी दाढ़ी वाला सख्त दिखने वाला वाइकिंग था। हर साल इस समय के आसपास उन्होंने एक प्रतियोगिता आयोजित की जिसमें आप अपनी पुस्तक के साथ प्रवेश कर सकते थे। नौसिखिए लेखकों के लिए यह एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता है और यहाँ तक कि कुछ स्थापित लोग भी अलग अलग कलम नामों का उपयोग करके इसमें प्रवेश करते हैं। यदि आप शीर्ष 3 में आते हैं तो आपकी पुस्तक प्रकाशित होगी। यह अच्छा लगता है। हाँ, तुम भी अनुबंध पर बातचीत कर सकते हैं। बस इसमें प्रवेश करें और इसे जीतें, ताकि आप कह सके कि आपकी पुस्तक आपके सेलिब्रिटी होने के कारण प्रकाशित नहीं हो रही है, बल्कि इसलिए कि यह वास्तव में एक अच्छी पुस्तक है। जिस समय एडन रिचर्ड से बात कर रहे थे, उस समय एक की खोज का प्रसारण चल रहा था। दोस्तों का वही समूह जो बार में शो देख रहा था, उसका अगला एपिसोड देखने के लिए एक अपार्टमेंट में इकट्ठा हुआ था। एपिसोड शुरू होते ही सभी बहुत उत्साहित थे। ये शुरुआत है। जल्दी आओ। हाँ, मैं आ रहा हूँ। मैं वास्तव में आशा करता हूँ कि वे इस प्रकरण के साथ न्याय करेंगे। जाहिर है वे करेंगे। टीजर से ही मुझे पता चल गया है कि अल इस एपिसोड में भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगा। एक एपिसोड के बाद आप पहले ही उस पर क्रश हो गए। जैसा कि उन्होंने बात की, एपिसोड शुरू हुआ और यह रॉड के साथ शुरू हुआ। शो के मुख्य पात्रों में से एक क्लाइंट मीटिंग की ओर जा रहा था। वह शो के सबसे लोकप्रिय पात्रों में से एक थे, लेकिन मौजूदा सीजन में वह तलाक के कगार पर थे। रॉड के मीटिंग में प्रवेश करते ही एपिसोड आगे बढ़ गया और तभी अलन ने अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ दृश्य में प्रवेश किया। ये पता चला है कि वह एक बहुत बड़े निगम की सहायक कंपनी का प्रमुख है। दिक्कत है तो वह अमीर है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। कम से कम उन सभी महंगे अरमानी सूटों की व्याख्या करता है जो हमने उसे पहने हुए देखा है। जैसे जैसे प्रकरण आगे बढ़ा, अल और रॉड ने अपनी बैठक समाप्त की और उसने उसे एक बार में आमंत्रित किया, क्योंकि वह उब गया था जहां उन्होंने अपने जीवन के बारे में बात करना शुरू किया था। स्क्रीन पर अल रॉड के साथ बात कर रहा था। तो आप शादीशुदा हैं? हाँ, उस दिन को 4 साल हो गए हैं। क्या आप मेरी पत्नी की तस्वीर देखना चाहते हैं? हमें बच्चा हो रहा है। नहीं, मैं नहीं करता। अल ने उसे एक चकाचौंध दी। ऐसा क्या हुआ कि तुमने एक सुखी एकल जीवन को छोड़कर शादी कर ली? रुको, क्या वह अमीर है? नहीं, और वास्तव में वह मेरी पहली है। विधर्म, अल ने खड़े होकर रॉड को नीचे देखते हुए कहा, जो अपने अति उत्तम व्यवहार के बारे में उलझन में लग रहा था। इसी तरह एपिसोड शुरू हो गया। चैप्टर 1 के लिए खोज के कल के प्रसारण में लेस देन एडन सिल्वरिए ने अल गेलर की भूमिका निभाई। उनका आकर्षण शो को अन्य एपिसोड्स की तुलना में बिल्कुल अलग अनुभव बनाता है। यूएस वीकली, ग्रेटर देन लेस देन अल गेलर वह चरित्र है जो हवा की ताजा हवा है, जो उस सिटकॉम को बचा रही है जो हाल के दिनों में बासी हो गया था। टॉप 1000 पत्रिका, ग्रेटर देन 1 की खोज से जुड़े अन्य हैशटैग के साथ स्पैरो पर अल गेलर का रुझान। विवादास्पद सिटकॉम में प्रशंसकों की दिलचस्पी वापस आ गई है, क्योंकि आईबीसी ने आखिरकार राहत की सांस ली है। एलए टाइम्स, ग्रेटर देन 1 के लिए खोज के निर्माताओं में से एक ने कहा, जब हमने सीजन के आखिरी एपिसोड के लिए एक नया चरित्र जोड़ने का फैसला किया तो थोड़ी अशांति थी, लेकिन जब एडन बोर्ड पर आए तो उन्होंने एक भावना प्रदान की। पूरी स्थिति के लिए शांत रहे, क्योंकि उन्होंने वास्तव में अल गेलर को एक महान चरित्र बना दिया। वीकेंड ट्रिब्यूनल, ग्रेटर देन लेस देन 1 के लिए खोज ने कल रात अपनी रिकॉर्ड रेटिंग तोड़ दी, क्योंकि शो आधिकारिक तौर पर ट्रैक पर आ गया। प्रशंसक अगले सप्ताह इसका समापन देखने के लिए और इंतजार नहीं कर सकते हैं, और हमारे बीच बहुत अधिक प्रत्याशा है, खासकर जब टीजर में अल गेलर को फ्रैंक रसेल के साथ मिलते हुए दिखाया गया है। इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि अगले सप्ताह का एपिसोड रेटिंग्स में आईबीसी के लिए एक रिकॉर्ड बना देगा। डोमिनिक, ग्रेटर देन दूसरे एपिसोड के प्रसारित होने के बाद, जिसमें एडन को दिखाया गया था, प्रशंसकों की प्रतिक्रिया बहुत अच्छी थी, और यहाँ तक कि बहुत से आकस्मिक दर्शकों ने इसे पसंद किया। विशेष रूप से अल का चरित्र बहुत सारे अजीब चरित्र लक्षणों को प्रदर्शित करता था, जिसने सभी को बहुत हंसाया। और फिर रॉड के साथ शादी और तलाक के बारे में जो बात की, उसने लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि यह बहुत सच था। इसकी क्लिप इंटरनेट पर वायरल भी हो गई थी। क्लिप में अल रॉड से पिता बनने के डर के बारे में बात कर रहा था और सोच रहा था कि शादी टूट रही है। आप अपनी पत्नी से प्यार करते हैं, आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं जो पैदा होने वाला है, लेकिन आपको लगता है कि आप इसे और अधिक नहीं संभाल सकते। आप हार मानना चाहते हैं, है ना? अल ने रॉड को देखते हुए पूछा, जिसने सिर हिलाया। मुझे नहीं लगता कि मैं इसके लिए तैयार हूँ। मैंने अपनी पत्नी के साथ उचित बातचीत नहीं की है, जिसमें बच्चे, डायपर और उसके कॉलेज के लिए बचत शामिल नहीं है। मुझे इसने बीमार सा कर दिया है, वास्तव में बीमार, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक आदर्श पिता बनने के काबिल नहीं हूँ। मेरे अपने पिता महान थे, और मुझे नहीं लगता कि मैं वास्तव में ऐसा हो सकता हूँ। ये डरावना है और मैं भाग जाना चाहता हूँ।
ये सुनकर अलन ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। वह बस रॉड को देखता रहा और मुस्कुराया। आप इसे गलत सोच रहे हैं। कोई भी शुरू से ही एक आदर्श पिता नहीं होता है। उस पर उम्मीदें हैं। वो उम्मीदें तुम्हारी बीवी से भी हैं और यकीन मानिए कोई भी ऐसा पिता नहीं बनता। एक बच्चा होना और एक पिता होना बहुत अलग है। आप शुरू से ही परफेक्ट नहीं हो सकते। आप केवल धीरे धीरे भूमिका के अनुकूल होने की कोशिश कर सकते हैं। ये पूरी क्लिप छोटी थी, लेकिन इसे मैट्यूब पर पहले ही 790 के बार देखा जा चुका था और यह बस बढ़ता ही जा रहा था। पूरे प्रकरण ने अंत में रॉड को तलाक के बारे में अपनी चिंताओं और विचारों से बाहर कर दिया और उसने अपनी पत्नी के साथ समझौता किया। अंत में अपने चरित्र को दर्शकों द्वारा पसंद किए जाने वाले मार्ग में ले आया। एपिसोड के अंत में अल के चरित्र को शो के मुख्य पात्र फ्रैंक से मिलवाया गया और इसने लोगों को अगले एपिसोड की आशा बना दी। सिटकॉम के साथ गलत चीजों को ठीक करने के लिए अल का उपयोग करने की चाल स्पष्ट रूप से काम कर रही थी और चूंकि अल का व्यक्तित्व बिल्कुल अलग था और एडन के प्रदर्शन के कारण वह बहुत लोकप्रियता भी हासिल कर रहा था। दोनों प्रशंसकों और आलोचकों ने उनके चरित्र और एडन के चित्रण को पसंद किया। मुझे उम्मीद है कि पिछले एपिसोड की रेटिंग अच्छी है। एडन ने सोचा, पिछली रात के एपिसोड की टिप्पणियों और प्रतिक्रियाओं के माध्यम से स्क्रॉल करना एक के लिए खोज। इस समय वे वेड की कार में थे, अपने दूसरे कार्यक्रम की ओर जा रहे थे। रास्ते में वह जांच कर रहा था कि पिछले एपिसोड को कैसे प्राप्त किया गया था, क्योंकि वह पिछली रात लेस देन बिहाइंड द सीन ग्रेटर देन के बारे में रिचर्ड से बात करने में व्यस्त था। रिकॉर्ड के लिए एडन ने वाइकिंग्स प्रकाशन द्वारा प्रतियोगिता में प्रवेश करने का निर्णय लिया था। ये सही विकल्प की तरह लगा। क्या आपने मेरे द्वारा भेजी गई स्क्रिप्ट पढ़ी है? वे कैसे हैं? वेड ने अचानक आइडेन की ओर देखते हुए पूछा। अब जब आइडेन की सभी परियोजनाओं का फिल्मांकन हो चुका था तो वह कुछ ऐसे प्रस्तावों पर विचार कर रहे थे जो एडन को चुनने में रुचि रखते थे। अगर वह ईमानदार हो रहे थे तो उनमें दिलचस्पी बहुत बढ़ रही थी। मैंने कुछ पढ़ा। मुझे वह गैंगस्टर फिल्म पसंद आई। पटकथा अच्छी लिखी गई है, लेकिन यह ब्लैक सैंड्स के समान लग रही थी। डार्क कॉमेडी वाली भी अच्छी थी, लेकिन मैं वास्तव में इसके बारे में निश्चित नहीं हूँ। एडन ने कहा, फिर अपने शब्दों में रुक गया जैसे वह कुछ सोच रहा था। मैं वास्तव में अपनी अगली परियोजना या कुछ ऐसा करने के बारे में निश्चित नहीं हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। स्क्रिप्ट अच्छी है, लेकिन वे मेरे लिए दिलचस्प नहीं है। मुझे मत बताओ कि तुम अभी से केवल लेखन पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हो। समय से पहले सेवानिवृत्ति, वेड ने मजाक में पूछा और एडन ने अपना सिर हिला दिया। नहीं, मुझे आखिरकार अधिक से अधिक पहचान और प्रस्ताव मिलने लगे हैं। जहां तक लिखने की बात है, इसे एक साइड हॉबी के तौर पर ले। हाँ, लेकिन आपको स्क्रिप्ट दिलचस्प क्यों नहीं लग रही है? क्या आप अभिनय से ब्रेक लेना चाहते हैं? वैसे भी आपके पास इस साल पहले से ही अभिनय के 3 काम है। आमतौर पर अभिनेता एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट पर नहीं जाते। ठीक है, जब तक कि वे एक निश्चित अभिनेता से प्रेरित नहीं थे जिन्होंने कर्ज चुकाने के लिए बी ग्रेड फिल्मों की एक कड़ी बनाई। हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे एक ब्रेक की जरूरत है। यह ऐसा है जैसे मैं अपने रास्ते में आने वाली सही परियोजना का इंतजार कर रहा हूँ। वैसे भी अगर मुझे यह नहीं मिला तो मैं एल्बम पर काम शुरू कर सकता था। हाँ, हमें इसके बारे में एक बैठक करने की आवश्यकता है। क्या आपके पास गानों पर कोई विचार है? मैं एक्स स्टार में गाए कुछ गानों को देख सकता था। उन्हें बेहतर बनाने की कोशिश करें और मेरे पास कुछ अन्य विचार हैं। अच्छी बात है, वेड ने कहा। आइडेन के आगे बढ़ने को लेकर उनके दिमाग में काफी बातें चल रही थी। एडन से इस बिंदु पर अधिक अभिनय परियोजनाओं और गायन के लिए एक केंद्रित दृष्टिकोण की आवश्यकता थी। उनके दिमाग में एडन अपने करियर में बहुत नाजुक स्थिति में थे। उनका नाम सार्वजनिक था, गाने हिट थे, वह एक प्रसिद्ध सिटकॉम पर थे और उनकी फिल्म ने एक पुरस्कार भी जीता था। ये सब सिर्फ 1 साल में। उद्योग में कई लोगों ने सोचा कि यह एडन की चोटी थी और वे गलत भी नहीं थे। अतीत में बहुत सारे संगीतकारों और अभिनेताओं के पास ऐसे वर्ष थे जब उन्होंने हिट के बाद हिट दिए थे, लेकिन उसके बाद वे फिर कभी उनका अनुकरण नहीं कर पाए। वेड चाहते थे कि एडन और भी ऊपर जाए। वर्तमान में उद्योग में कई लोग आइडेन को कुछ अच्छे नौसिखिए अभिनेताओं में से एक के रूप में सोच रहे थे, जिनकी उम्र 20-30 के बीच थी और वे उद्योग में नए थे लेकिन शीर्ष प्रदर्शन दे रहे थे। हॉलीवुड के शीर्ष सितारों ने नौसिखिए अभिनेताओं से शुरुआत की थी, जब तक कि उनकी भूमिकाओं में से एक ने उन्हें एक शीर्ष स्टार के रूप में विकसित नहीं किया। ये भूमिकाएं कभी व्यावसायिक और कभी कलात्मक थी। वैसे भी इसे आसान लो। उसने आइडेन को देखा। हमें इसे कदम से कदम उठाने की जरूरत है। कहने की बात नहीं है, हम इस साल पहले ही कई सीढ़ियां चढ़ चुके हैं। मेरी गणना में कुछ और बोनस है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। एडन कुछ याद करने से पहले मुस्कुराया और पूछा, वैसे काम कैसा चल रहा है? हम यहाँ हैं। जैसा कि एडन बोल रहा था, वेड ने एडन के शब्दों में बाधा डालते हुए अचानक कार रोक दी। एडन ने उस ऊंची इमारत की ओर देखा जिसके सामने कार रुकी थी। यह अमेरिका की शीर्ष मनोरंजन पत्रिकाओं में से एक हॉलीवुड वीकली का कार्यालय था। ये वही मैगजीन थी जिसने ब्लैंक सैंड्स की शूटिंग के दौरान उनका इंटरव्यू लिया था।
आज आइडेन यहाँ फोटोशूट और इंटरव्यू के लिए आई थी। तारांकन, सुश्री हफ, एडन सिल्वर यहाँ है। वह इस समय फोटोशूट से गुजर रहा है। कैथरीन हफ ने सिर हिलाने से पहले अपने सहायक को देखने के लिए दस्तावेजों के ढेर से अपना सिर उठाया। ठीक है, मैं उसे देखने जाऊंगा, उसने कहा और सहायक कार्यालय छोड़ दिया। खड़े होकर कैथरीन ने गहरी सांस ली। वह हॉलीवुड वीकली में एक वरिष्ठ रिपोर्टर थी और इससे पहले भी कई सेलेब्स का इंटरव्यू ले चुकी है। यहाँ तक कि वह इसकी अभ्यस्त भी हो चुकी थी, लेकिन आज वह थोड़ी घबराई हुई महसूस कर रही थी। यहाँ तक कि उसे ऐसा महसूस हुआ कि वह एक नए रिपोर्टर होने के अपने दिनों में वापस आ गई थी। ये ठीक है, मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन मैं वास्तव में हैरान हूँ कि एक व्यक्ति के रूप में वह कैसा है। उसने अपने मन में सोचा कि वह अपने कार्यालय से निकली और हॉलवे से चलकर स्टूडियो रूम तक पहुंची जहां फोटोशूट हो रहा था। उसके पास से गुजरने वाले अन्य कर्मचारियों को वह बहुत सामान्य लग रही थी। लाल बाल, सख्त चेहरा और लगभग परफेक्ट फिगर लोगों को उसकी असली उम्र के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। लेकिन उसके मन में कई सवाल घूम रहे थे। एडन एक व्यक्ति के रूप में कैसा है? उसने कब सोचना शुरू किया कि वह एक सेलिब्रिटी बनना चाहता है? उनके गीतों के पीछे क्या प्रेरणा थी? वह अपनी मौजूदा लोकप्रियता के बारे में क्या सोचते हैं? ये वे प्रश्न नहीं थे जो उसने साक्षात्कार के लिए तैयार किए थे, बल्कि ऐसे प्रश्न थे जिनके बारे में वह वास्तव में उत्सुक थी। वह वहां है। जैसे ही वह स्टूडियो के कमरे में दाखिल हुई, उसने एडन को फ्रांसीसी लड़के के साथ बात करते देखा जो शूट के लिए उनका फोटोग्राफर था। वह एडन को एक पोज समझा रहे थे। उसके समाप्त होने के बाद कैथरीन आइडेन के पास गई और एक पेशेवर लहजे में अपना परिचय दिया। हेलो, मैं कैथरीन हफ हूं। मैं आज आपका इंटरव्यू लूंगा। वह पेशेवर बनने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन अपने दिमाग में वह केवल एक ही बात सोच रही थी, मैं भी आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। जी हाँ, कैथरीन के इतना नर्वस होने की वजह ये थी कि वह एडन की फैन थी। चैप्टर 168। हर व्यक्ति के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब ऐसा लगता है कि उनका जीवन अटक सा गया है। कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे वे एक अंधेरे गड्ढे में थे जहां रोशनी का कोई संकेत नहीं था। कुछ समय पहले कैथरीन भी कुछ ऐसे ही दौर से गुजर रही थी। उसका जीवन बहुत नीरस और निराशाजनक हो गया था और उसने अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन दोनों में बहुत अधिक तनाव के कारण एक मनोवैज्ञानिक के सत्र भी शुरू कर दिए थे। यह मुख्य रूप से उसके तलाक के कारण हुआ था, जिसने उसके जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और उसके अनुभव को एक अधीर जीवन संकट का अर्थ बना दिया। यहाँ तक कि अपने वर्कप्लेस पर भी वह ज्यादा फोकस नहीं कर पा रही थी। उसे लगा कि जीवन का कोई अर्थ नहीं है और वह चाहे कुछ भी कर ले, उसे कभी खुशी नहीं मिलेगी। ये वह क्षण था जब लॉस्ट इन द स्काई वायरल हो गया था। सबसे पहले उसने केवल अपने सहकर्मियों और अन्य जूनियर्स को इसके बारे में बात करते हुए देखा था और उनमें से अधिकांश ने उसे बताया था कि गाना वास्तव में अच्छा था और गायिका एक दुर्लभ प्रतिभा थी जो बहुत आगे तक जाएगी। उन तमाम तारीफों को सुनकर वह आइडेन के बारे में जानने को उत्सुक हो गई और उसके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करने लगी। आखिरकार उद्योग में जो चल रहा था उसे बनाए रखना एक मनोरंजन रिपोर्टर का काम था, और अगर एडन वास्तव में कोई था जो बहुत आगे बढ़ सकता था तो उस पर नजर रखना बेहतर था। ये तब था जब कैथरीन ने पहली बार लॉस्ट इन द स्काई सुना। पहले तो उसने सोचा कि यह एक अच्छा गाना है और इससे ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन जब उन्होंने गीतों के पीछे के अर्थ पर अधिक ध्यान केंद्रित किया तो उन्हें लगा कि वे बहुत काव्यात्मक हैं और ऐसा लगता है कि वे एक कहानी कह रहे हैं। गीत मूल रूप से उसे बता रहा था कि भले ही इस समय बुरी चीजें हो रही हों, वह एक दिन उनसे ऊपर उठ जाएगी और सब कुछ ठीक होने वाला था। भले ही किसी के जीवन का वर्तमान अध्याय दुखद और हानिकारक हो, अगला अध्याय बेहतर हो सकता है। वे शब्द वास्तव में उसके साथ रहे हैं और किसी कारण से कठिन समय में उन्होंने उसे आशा दी थी कि यह ठीक होगा। जीवन में कभी कभी छोटी छोटी चीजें भी किसी का उत्थान करने में सक्षम होती हैं और कम से कम उन्हें आशा की एक छोटी सी डोर देती है। कैथरीन के लिए लॉस्ट इन द स्काई बिल्कुल वैसी ही थी और इसी वजह से वह एडन की फैन हो गई थी। वह उनके गीतों और फिल्मों से गुजरी थी, इसलिए नहीं कि वह एक रिपोर्टर थी बल्कि एडन की प्रशंसक थी। इसीलिए जब हॉलीवुड वीकली के प्रधान संपादक ने कहा था कि वे एडन को टोरंटो फिल्म समारोह में उसकी फिल्म जीतने के कारण अगले अंक के लिए अपने कवर पर रखने जा रहे थे, तो वह उत्साहित थी जो उसका साक्षात्कार करे। तो साक्षात्कार शुरू करते हैं, कैथरीन ने अपने सामने एडन को देखते हुए कहा। अब जब वह साक्षात्कार ले रही थी, कैथरीन अपने एडन की प्रशंसा को साक्षात्कार को बर्बाद नहीं करने दे रही थी। वह जितनी पेशेवर हो सकती थी अभिनय कर रही थी। वे एक कमरे में बैठे थे और उनके चारों ओर कैमरे लगे हुए थे। बिजली को कम से कम रखा गया था, पर्याप्त था कि ध्यान कैथरीन और एडन पर अधिक था। एडन, जो अभी अभी एक फोटोशूट से गुजरा था, मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसने सवालों का अनुमान लगाया था। तो आपका गाना लॉस्ट इन द स्काई वास्तव में किस बारे में है? ये पिछले महीने चार्ट में सबसे ऊपर था, लेकिन लोग इसके बारे में बहुत कम जानते हैं। क्या आप वर्णन कर सकते हैं कि आप इसमें क्या एकीकृत करना चाहते हैं? उसने एक साधारण प्रश्न के साथ शुरुआत की और एडन ने अपना मुंह खोलने से पहले थोड़ा सोचा। यह एक मिश्रण है।
जब मैं इसे बना रहा था तो यह आसान नहीं था, क्योंकि मैं चाहता था कि गीत एक ऐसे व्यक्ति के विचारों से भरा हो जो अकेला है। इसलिए इसका पहला भाग सिर्फ ऐसे प्रश्न है जो बहुत से लोगों के जीवन में किसी न किसी मोड़ पर होंगे। फिर कोरस। इस तरह इंटरव्यू जारी रहा, क्योंकि एडन ने हर सवाल का जवाब देने की भरसक कोशिश की। यहाँ आने से पहले वेड ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि उन्हें किस तरह के सवालों का सामना करना पड़ेगा। उसने कैथरीन के पहले के साक्षात्कारों को भी देखा था और पाया था कि वह उत्तेजक रिपोर्टर नहीं थी। हालांकि कुछ संवेदनशील सवाल भी थे, जैसे उन्होंने अपने गानों के बारे में अन्य स्थापित गायकों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करने के बारे में क्या सोचा था, और जब उनकी फिल्म ने टोरंटो फिल्म समारोह में अनुभवी निर्देशकों की फिल्मों को पछाड़ दिया तो उन्होंने क्या सोचा था। हॉलीवुड की वर्तमान स्थिति और फ्रेंचाइजी फिल्मों और सुपरहीरो सिनेमैटिक ब्रह्मांडों के उदय के बारे में उनके विचार जैसे प्रश्न भी थे। उन्होंने थिएटर पर 30 दिनों की खुशी रिलीज होने के बारे में भी पूछा, और उन्होंने सोचा कि यह बॉक्स ऑफिस पर कैसा प्रदर्शन करेगी। आखिर में उनसे उनकी निजी जिंदगी से जुड़ा सवाल भी हुआ। हर कोई मानता है कि आप भारत से आए और अपना नाम बनाया, लेकिन क्या आपके चाचा के पास स्टूडियो नहीं था? क्या ये तुम्हारे लिए आसान नहीं था? वेड, जो एक कैमरे के पास खड़े थे, ने उस सवाल को सुनकर एडन को चिंतित रूप दिया। मेरे चाचा का बहुत समय पहले एक स्टूडियो था। वह अब ज्यादातर सेवानिवृत्त हो चुके हैं और स्टूडियो बंद हो गया है। एडन ने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं दिखाते हुए कहा। जैसा कि अंकल सैम ने पहले हॉलीवुड में काम किया था, एडन को पता था कि जल्द ही या बाद में उनका नाम उनसे जुड़ा होने वाला था। अब तक ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि एडन की लोकप्रियता ज्यादा नहीं थी, इसलिए उन्होंने इसके लिए पहले से ही तैयारी कर ली थी। क्या इसका मतलब है कि आपने भूमिकाएं पाने के लिए उसकी मदद नहीं ली? नहीं, वाकई में नहीं। जैसा कि मैंने कहा, मेरे चाचा सेवानिवृत्त हैं। मेरे एजेंट ने मुझे ब्लैक सैंड्स में भूमिका पाने में मदद की, और मेरी पहली फिल्म शैडोज ऑफ वॉर के लिए एक मित्र ने मुझे फिल्म के बारे में बताया और ऑडिशन के लिए कहा। इस तरह मैंने अपनी शुरुआत की। एडन ने कहा, जितना वह कर सकता था उतना स्पष्ट होने की कोशिश कर रहा था। यदि वह वास्तव में अपने बारे में स्पष्ट नहीं करता तो लोग निश्चित रूप से यह सोचने वाले थे कि उसके संपर्कों ने उसे भूमिकाएं प्राप्त करने में एक बड़ी भूमिका निभाई थी। हालांकि लोगों की माने तो भी उन्हें नहीं लगता था कि उनकी लोकप्रियता का कोई असर होगा। आखिरकार उनका संघर्ष कुछ ऐसा था जो उनके पीछे चलने वाले ज्यादातर लोगों ने देखा था। अधिक से अधिक लोग ये सोचेंगे कि वह अपने दम पर सब कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहा था और अपने परिवार के संबंधों का उपयोग नहीं कर रहा था, जिससे उसे बहुत बेहतर प्रतिष्ठा मिली। अतीत में वास्तव में इस तरह के मामले सामने आए थे। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न पर आते हैं। सौभाग्य से कैथरीन उस पर अधिक समय तक नहीं टिकी और वेड ने राहत की सांस ली। वे इसी तरह साक्षात्कार करते रहे। 1 घंटे से अधिक समय के बाद साक्षात्कार अंत में समाप्त हो गया और एडन ने भीतर की ओर आह भरी। मैंने सोचा था कि मैं कई बार गड़बड़ कर दूंगा। ये सोचकर उसने अपने सीने पर हाथ रख लिया। यह उनके अब तक के सबसे विस्तृत साक्षात्कारों में से एक था, जिसमें कैथरीन ने एक व्यक्ति और उनके कार्य जीवन दोनों के बारे में सभी प्रकार के प्रश्न पूछे। वो एक अच्छा साक्षात्कार था। तुमने अच्छा किया, कैथरीन ने मुस्कुराते हुए उसके पास जाते हुए कहा। धन्यवाद। क्या आप मुझे अपना ऑटोग्राफ दे सकते हैं? उसने अचानक पूछा, और एडन ने आखिरकार उसके हाथों में हस्ताक्षर बोर्ड देखा। बिना समय गंवाए उन्होंने अपना पेन निकाला और उस पर अपना ऑटोग्राफ लिखने लगे। हालांकि थोड़े अभ्यास के कारण वह अभी भी इसमें थोड़ा अनाड़ी था। मैं वास्तव में आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। लॉस्ट इन द स्काई मेरी प्लेलिस्ट का पहला गाना है। सचमुच। जब उसने ये सुना तो एडन थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि कैथरीन ने अब तक ऐसा अभिनय नहीं किया था जैसे वह उसकी प्रशंसक थी। हाँ, मैंने 30 दिनों की खुशी का साउंड ट्रैक एल्बम भी खरीदा है और जब ये रिलीज होगी तो फिल्म देखूंगा, कैथरीन ने कहा, और इस बारे में कुछ और बात की कि उसे गाना क्यों पसंद आया और उसे कैसे लगा कि एडन भविष्य में एक बड़ी स्टार बनने जा रही है। ये सब सुनकर एडन केवल चापलूसी महसूस कर सकता था। अंत में कैथरीन ने अपना व्यवसाय कार्ड निकाला और उसे एडन को दे दिया। उसने देखा कि उस पर 2 फोन नंबर लिखे हुए थे। एक व्यक्तिगत नंबर लग रहा था। यह मेरा व्यवसाय कार्ड है यदि आपको किसी चीज के लिए मेरी आवश्यकता हो। मैं संपर्क में रहना चाहता हूं क्योंकि मेरी प्रवृत्ति आपके बारे में अच्छी बातें कहती है। इसलिए यदि आपके पास रिपोर्टर के रूप में कोई काम है तो मुझे कॉल करने में संकोच न करें। उस पर मेरा निजी नंबर भी है अगर मेरा दूसरा व्यस्त है तो। जोड़ने से पहले वह मुस्कुराए। अगर आप कुछ ड्रिंक लेना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। ये कहने के बाद कैथरीन चली गई और एडन केवल एक ही चीज के बारे में सोच रहा था। वह निश्चित रूप से मुझे मार रही थी। एक कॉन्फ्रेंस रूम में सफेद दाढ़ी और चेहरे पर गुस्से से भरा एक आदमी सामने जमा कर्मचारियों पर चिल्ला रहा था। हमें सब कुछ ठीक करने की जरूरत है। हम दूसरों से नरमी की उम्मीद नहीं कर सकते, इसलिए हमें शुरू से ही उन्हें कुचलने की जरूरत है। मुझे वहां जाने और लीप इन द स्काई देखने के लिए हर जोड़े की जरूरत है। किसी भी तरह हेरोल्ड की लोकप्रियता का उपयोग करने की कोशिश करें और मुझे एक अच्छी योजना दें जो सामान्य न लगे।
वह आदमी रोड्रिगो बक था, लीप इन द स्काई का निर्माता और वही व्यक्ति जो लियो के साथ अलग हो गया था। फिलहाल वह फिल्म के लिए एक मार्केटिंग मीटिंग के बीच में थे। हमें सभी जोड़ों को लक्षित करने की जरूरत है। हम भाग्यशाली हैं कि हमारे बगल में कोई बड़ी फिल्म रिलीज नहीं हो रही है और हमारे पास छोटी फिल्मों को कुचलने की क्षमता है, खासकर 30 दिनों की खुशी। वह चिल्लाया और कर्मचारियों में से एक ने अपने चेहरे पर थोड़ा डर के साथ सिर उठाया। सर, क्यों 30 दिनों की खुशी? इसके साथ ही और भी फिल्में रिलीज हो रही है। उस फिल्म से निश्चित रूप से एक आला दर्शक उनमें दिलचस्पी लेंगे। मुझे इसकी परवाह नहीं है, मैं बस चाहता हूं कि वह फिल्म फ्लॉप हो। अध्याय 169, विपणन और अंतिम कड़ी। मैं आपको बता रहा हूं, तलाकशुदा महिलाओं की बात ही कुछ और होती है, खासतौर पर वे जिनका हाल ही में तलाक हुआ है। वे फिर से मुक्त बाजार में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं और उनमें से ज्यादातर रिश्ते की तलाश भी नहीं कर रहे हैं। वे बस कुछ भाप छोड़ना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि आपको इसमें बहुत अनुभव है। बिल्कुल, तुम्हारी उम्र में मैं सिर्फ बेवकूफ नहीं बना रहा था। मैं एजेंट परीक्षा के लिए पढ़ रहा था, लेकिन ये काफी तनावपूर्ण था, इसलिए जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं एक बार में जाऊंगा और कुछ तनाव दूर करने के लिए एक तलाकशुदा महिला को खोजने की कोशिश करूंगा। वेड ने कहा, जैसे वह अपने अतीत के बारे में याद कर रहे थे। रिकॉर्ड के लिए, एजेंट परीक्षा उन लोगों के लिए एक विशेष योग्यता परीक्षा थी जो हॉलीवुड में एक एजेंट के रूप में काम करना चाहते थे, जो अपराधियों द्वारा ली गई थी। एजेंट परीक्षा एक ऐसी चीज है जिसे मैं एमएचएस और बनाम दोनों के लिए लेकर आया हूँ, इसलिए ये वास्तविक जीवन में मौजूद नहीं है। आपको कैसे पता चलेगा कि एक महिला तलाकशुदा है? अनुभव। वेड ने कंधे उचकाए और आइडेन ने अपना सिर हिलाया। वह अपने एजेंट की प्लेबॉय लाइफस्टाइल के बारे में नहीं सुनना चाहता था। उन्होंने यह बातचीत सिर्फ इसलिए शुरू की है क्योंकि वेड ने कैथरीन को एडन को अपना बिजनेस कार्ड देते हुए देखा था। जब उसने सुना कि उसने उसे मारा है, तो उसने तलाकशुदा महिलाओं के साथ अपने कारनामों के बारे में बात करना शुरू कर दिया था। वैसे भी हम यहाँ हैं, वेड ने रुकते ही एक दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा। चलो अंदर चलते हैं, हमें थोड़ी देर हो गई है, एडन ने कहा और वेड ने लोगों से भरे एक सम्मेलन कक्ष का खुलासा करते हुए दरवाजा खोला। वे वर्तमान में 30 दिनों की खुशी के लिए विपणन बैठक में भाग लेने के लिए अनंत जीवन फिल्मों के निर्माण में थे। उमर जाहिर तौर पर चाहते थे कि एडन बैठक में शामिल हो। क्षमा करें, हमें थोड़ी देर हो गई है, वेड ने कहा और उमर ने उनकी ओर देखा। उनके अलावा एक महिला जिसे एडन ने सोफिया स्पेंसर के रूप में पहचाना, अनंत जीवन फिल्मों के सीईओ बैठे थे। वह उनसे एक बार टोरंटो फिल्म फेस्टिवल के दौरान मिले थे। उद्धरण चिन्ह। ये ठीक है, हम अभी शुरुआत कर रहे हैं। एडन और वेड दोनों बैठ गए और शांत भाव वाला एक हठीला दिखने वाला लड़का फिल्म की मार्केटिंग के लिए बनाई गई योजनाओं के बारे में बात करने के लिए खड़ा हो गया। एडन के बगल में एक महिला कर्मचारी ने उन्हें बताया कि वह मार्केटिंग हेड है। चलो अब बैठक शुरू करते हैं, मैं एक संक्षिप्त जानकारी दूंगा कि चीजें कैसे चल रही हैं। ये कहते हुए मार्केटिंग हेड ने विस्तार से बताया कि वे किस तरह से फिल्म का प्रचार कर रहे थे। सोशल मीडिया साइट्स पर पोस्टर से लेकर होर्डिंग तक इटर्नल लाइफ फिल्म लोगों को इस बात से अवगत कराने की पूरी कोशिश कर रही थी कि जल्द ही एक अच्छी रोमकॉम रिलीज होने वाली है। उसी समय वे इस तथ्य पर अधिक ध्यान केंद्रित करके फिल्म को बेचने की कोशिश कर रहे थे कि इसने टोरंटो फिल्म समारोह में एक पुरस्कार जीता। जैसा कि ट्रेलर खुशमिजाज था और एल्बम एक बड़ी हिट थी, ये काम भी कर रहा था। रिकॉर्ड के लिए 2 हफ्ते पहले रिलीज हुए ट्रेलर को पहले ही 5 मिलियन बार देखा जा चुका है। यह एक अच्छी राशि थी, चाहे कोई इसे कैसे देखे। इटर्नल लाइफ मूवीज, टॉक शो और अन्य रियलिटी टीवी शो जैसे गुड मॉर्निंग अमेरिका और फैमिली फाइट के कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए वहां दिखाई देने के लिए बातचीत कर रही थी, लेकिन उन्हें वहां बहुत सफलता नहीं मिली। लेकिन इसके बिना भी फिल्म को काफी दिलचस्पी मिल रही थी, खासकर किशोर और युवा वयस्कों से। सिटकॉम की वजह से एडन की प्लेबॉय के रूप में नई छवि भी फिल्म के पक्ष में काम कर रही थी। स्टूडियो ने वास्तव में फिल्म में अपना सब कुछ लगा दिया था क्योंकि वे चाहते थे कि यह हिट हो। समस्या उनकी प्रतियोगिता थी, विशेष रूप से नाइट हॉक स्टूडियो से लीप इन द स्काई। नाइट हॉक स्टूडियो के थिएटर चेन के साथ बेहतर संबंध होने और एक बड़ा स्टूडियो होने के कारण इस तथ्य के साथ जोड़ा गया कि हैरोल्ड वुड एक रोमांटिक कॉम शैली में बड़े सितारों में से एक की तरह है। लीप इन द स्काई शायद खुल जाएगा 2500 से ज्यादा स्क्रीन्स में। वे गंभीरता से अमेरिका में व्यापक रिलीज के लिए जा रहे हैं। हमारी फिल्म को कितनी स्क्रीन मिल रही है? लगभग 1000। ज्यादातर टोरंटो में जीत के लिए धन्यवाद। लोगों ने ये सुना तो कमरे में सन्नाटा पसर गया। लीप इन द स्काई की तुलना में उन्हें बहुत कम स्क्रीन मिल रही थी। यह एक बहुत बड़ी चिंता थी क्योंकि इसका मतलब है कि एक बेहतर अधिभोग दर के साथ भी 30 दिनों की खुशी लीप इन द स्काई का आधा भी नहीं कमा सकता है। लेकिन बुरा हिस्सा यही खत्म नहीं हुआ था, और जैसा कि हैरोल्ड वुड अधिक स्थापित है, वार्ता शो और रियलिटी टीवी शो में उससे आने के लिए कहने की अधिक संभावना है। महिला प्रधान के साथ उनकी केमिस्ट्री की भी काफी प्रशंसा की गई थी, इसलिए अफवाहों के अनुसार वह उनके साथ उन डेटिंग शो में जा सकते हैं। बहुत सारे बच्चे इसे देखते हैं।
मार्केटिंग हेड ने कहा और एक पुरुष कर्मचारी ने अपनी भौहें उठाई। एडन की वर्तमान लोकप्रियता के साथ मुझे पूरा यकीन है कि टॉक शो उन्हें प्रदर्शित होने से मना नहीं करेंगे। कुछ लोगों की नजर आइडेन पर पड़ी। हाँ, तुम सही हो, लेकिन हेरोल्ड के साथ जाने में उनकी दिलचस्पी कहीं अधिक है। हालांकि आइडेन को सिंगिंग शो में भेजना आसान होगा, वे इस पर दिखाई देने वाले एडन के लिए काफी खुले होंगे। वैसे भी यदि आपके पास कोई विचार है तो आप सभी पिच कर सकते हैं। इस तरह फिल्म को और अधिक बढ़ावा देने के लिए कुछ विचारों पर चिप लगाने की कोशिश कर रहे लोगों के साथ बैठक चली। उन्हें कम स्क्रीन आवंटित किए जाने की समस्या का कोई समाधान नहीं था, इसलिए वे केवल अधिक से अधिक लोगों को फिल्म में दिलचस्पी लेने पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते थे। मुझे सच में नहीं लगता कि ये विचार वास्तव में काम करने जा रहे हैं। वे बहुत सामान्य हैं। आजकल किसी फिल्म की मार्केटिंग करना वास्तव में आसान नहीं है। अधिकांश चीजें पहले ही की जा चुकी हैं, इसलिए इसे वास्तव में कुछ ऐसा चाहिए जो लोगों की रुचि को बढ़ा सके। एडन ने अपने मन में सोचा, लोगों को अपने सामने तरह तरह की बातें करते देखकर उसी क्षण उनके दिमाग में एक विचार आया। उसने ये तय करने से पहले एक सेकंड के लिए इसके बारे में सोचा कि यह बुरा नहीं था। मुझे लगता है कि मेरे पास एक विचार है, उसने कहा और सभी ने उसकी ओर देखा, सोच रहा था कि उसके पास क्या विचार है। उमर ने उसकी तरफ दिलचस्पी से देखा। क्या? मुझे समझाने दो। मार्केटिंग मीटिंग समाप्त होने के बाद एडन के पास वास्तव में आराम करने का समय नहीं था, क्योंकि शाम को एक विशेष कार्यक्रम हो रहा था। सर्चिंग फॉर द वन का सीजन फिनाले प्रसारित होने वाला था। उसके लिए निर्माता ब्रैंडन कैरल और निर्देशक अमेलिया फ्रायमैन चाहते थे कि पूरी कास्ट और क्रू इसे एक साथ देखे, क्योंकि यह कितना बड़ा पल था। एक वजह यह भी थी कि इस बात के काफी चांस थे कि यह एपिसोड अब तक का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला एपिसोड होने वाला था। इसकी संभावना इसलिए ही बढ़ गई थी क्योंकि सिटकॉम की सोशल मीडिया टीम ने यह अफवाह फैला दी थी कि एपिसोड के अंत में कुछ खास होने वाला है। बहुत सारे लोगों की जिज्ञासा को प्राप्त करने के लिए मीडिया साइटों का उपयोग इसे चारों ओर फैलाने के लिए किया गया था। यह उनके द्वारा इस्तेमाल की गई एक शानदार रणनीति थी। जब एडन स्क्रीनिंग देखने के लिए बुक किए गए रेस्तरां में पहुंचे तो सभी ने उनके चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी। हमारा सितारा यहाँ है। हमने सोचा था कि आप नहीं आएंगे, लेकिन आपको यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा। आपका धन्यवाद। हमारा शो ट्रैक पर वापस आ गया है। अरे आइडेन, मेरा दोस्त बात कर रहा था कि 30 दिनों की खुशी कितनी अच्छी है। उन्होंने इसे टोरंटो में देखा। ऐसा लगता है कि आपके नेतृत्व में एक और उपलब्धि हासिल होने वाली है। आज रात तुम और भी खूबसूरत लग रही हो। चलो साथ में ड्रिंक करते हैं। उसकी लोकप्रियता देखकर एडन 1 मिनट के लिए हैरान रह गया, लेकिन वह समझ गया कि ऐसा इसलिए था क्योंकि इंटरनेट पर हर कोई जिसने शो देखा था वह अलग गेलर के बारे में बात कर रहा था। इसके लिए धन्यवाद। एक के लिए खोज के चालक दल के बीच एडन की लोकप्रियता भी बढ़ी थी। एडन, आप अंत में यहाँ हैं। एमिलिया फ्रायमैन उसके करीब आ गई क्योंकि आइडेन अपने आसपास के लोगों के झुंड का जवाब दे रहा था। वह थोड़ी मदहोश दिख रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक कोमल मुस्कान थी। ऐसा लगता है कि हर कोई बहुत उत्साहित है। उसने उसे एक छोटा सा हक देते हुए जवाब दिया। हाँ, वे हैं। ये सब आपकी बदौलत है। आपके किरदार ने हमारे लिए प्रशंसकों को वापस ला दिया और इसे बहुत पसंद किया जा रहा है। वे इस तथ्य को भी पसंद करते हैं कि मुख्य पात्र अपने जीवन में गलत चीजों को महसूस कर रहे हैं और पहले जैसा बन रहे हैं। आपने टिप्पणियों को ऑनलाइन देखा होगा। मैंने किया। वैसे भी हम मेज पर अधिक बात कर सकते हैं। आपको कलाकारों के साथ बैठने में कोई आपत्ति नहीं है। नहीं, उसने कहा और एक सेकंड के लिए उसकी आंखें रेस्तरां में घूम गईं। हार्ले को खोजने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह वहां नहीं था। शायद इसलिए कि किसी अतिरिक्त अभिनेता को आमंत्रित नहीं किया गया था। जब वह मेज पर पहुंचा, एलिसन और जेसन ने उसका अभिवादन किया। तो तुम अंत में यहाँ हैं। मैंने सोचा था कि अपनी सफलता के बाद आप मैगजीन शूट और इंटरव्यू में बहुत व्यस्त होंगे। फ्रैंक रसेल की मुख्य भूमिका निभाने वाले अभिनेता जेसन ने कहा, जबकि एलिसन ने उसे देखा। उसकी बात मत सुनो। वह सिर्फ इसलिए ईर्ष्या कर रहा है क्योंकि आपका नाम सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रहा है। जैसे ही एडन बैठ गया, जेसन ने उस पर कंधा उचका दिया। उन्होंने इस बारे में थोड़ी और बात की कि उनका जीवन कैसा चल रहा था और हाल के एपिसोड के स्वागत से वे कितने खुश थे। चूंकि कलाकार पिछले 3 एपिसोड को फिर से शूट करने के लिए वापस आए थे, वे बहुत खुश थे कि उनके प्रयास बेकार नहीं गए। तभी एक आदमी अचानक बोला, ये शुरू हो रहा है। एपिसोड अंत में यहाँ है। रियल टाइम रेटिंग्स पर नजर रखें। चलो आशा करते हैं कि यह अच्छा है। लोगो और थीम गीत यहाँ है। चैप्टर 170 14.7 मिलियन लोग। सर्चिंग फॉर द वन के एक एपिसोड को देखने वाले लोगों की यह सबसे अधिक संख्या थी। वह एपिसोड दूसरे सीजन से काफी पहले का था। शो का चरम। उसके बाद शो को हर एपिसोड में 12-14 मिलियन बार देखा गया था, लेकिन हाल के सीजन में यह संख्या लगभग 10 मिलियन से भी कम हो गई थी। केवल पिछले 2 एपिसोड में ही रेटिंग में सुधार हुआ। एडन में दिखाई देने वाले पहले एपिसोड में ये 10.7 मिलियन हो गया और दूसरे में ये सीधे 13.9 मिलियन हो गया।
यह एक बड़ी छलांग थी और सीजन के समापन के लिए धन्यवाद। इस बात की बहुत बड़ी संभावना थी कि रेटिंग वास्तव में रिकॉर्ड को पार कर जाएगी, इसलिए सभी बहुत उत्साहित थे। ठीक है, पहला दृश्य यहाँ है। सब चुप हो जाओ, आपस में बात करें लेकिन इसे बहुत शोर न करें, अमेलिया ने आवाज उठाते हुए कहा, लेकिन लोग अभी भी चैट कर रहे थे। सिसकते हुए उसने एक गहरी सांस ली। अब शांत। उसकी तेज आवाज ने वेटरों को भी चौंका दिया जो इधर उधर खाना परोस रहे थे। यह एक वाइकिंग की आवाज की तरह थी जो युद्ध में जाने से पहले अपने साथी वाइकिंग्स को प्रेरित करने के लिए भाषण दे रहा था। लेकिन इसका वांछित प्रभाव पड़ा क्योंकि सभी ने सिर हिलाया और अनावश्यक शोर समाप्त हो गया। वहां एक कारण है कि उसका पति कभी कभी उससे डरता था। हंसते हुए जेसन ने एडन को बुदबुदाया, मुझे खुशी है कि मैं शूटिंग के दौरान उसकी नसों पर नहीं चढ़ा। तुमने अच्छा किया। मुस्कुराते हुए एडन ने सिर्फ बड़े पर्दे पर ध्यान केंद्रित किया। ऐसा लग रहा था कि यह स्क्रीन आज के लिए ही लगाई गई है क्योंकि निर्माताओं ने खुद इसके लिए भुगतान किया है। पर्दे पर पहला सीन चल रहा था। फ्रैंक सड़क पर चल रहा था, उसका सिर नीचे था। वह सड़क पर चलने वाले जूड़ों को देखता और रास्ते में जाने से पहले एक सेकंड के लिए उन्हें घूरता। यह स्पष्ट था कि वह अपनी प्रेमिका के साथ हुए झगड़े के बारे में सोच रहा था और उनके रिश्ते की लंबी उम्र पर सवाल उठा रहा था। जैसे ही वह बार में पहुंचा और कुछ पे का ऑर्डर दिया, अलगेले ने आखिरकार प्रवेश किया और रेस्तरां में कुछ लोगों ने तालियां बजाई और सीटी बजाई। यहाँ तक कि वेटर भी समय समय पर स्क्रीन पर नजरें गड़ाए रहते थे। मुझे वास्तविक समय की टिप्पणियों को देखना चाहिए, एडन ने सोचा। अपना फोन निकाला और गौरैया को खोल दिया। उन्होंने सिटकॉम से जुड़े हैशटैग पर क्लिक करते हुए देखा कि लोग रियल टाइम में ट्वीट कर रहे हैं। वोल्डेमॉर्ट के पिता, क्या आप सब देख रहे हैं एक की खोज? अला ने अभी अभी प्रवेश किया है और मुझे ऐसा लग रहा है कि यह एपिसोड के लिए लेगन वेट होने वाला है। मेरा बेटा भी इसे प्यार कर रहा है। आप आगे कौन सी फिल्म चाहते हैं? मेरा पूरा परिवार एक साथ एपिसोड देख रहा है। हम आमतौर पर बस लड़ते झगड़ते रहते हैं, इसलिए मेरे लिए यह बहुत दुर्लभ है कि हम सभी को एक साथ हंसते हुए देखें। पिट में रोटी दफनाना, मुझे वाकई आश्चर्य है कि एडन इतना अच्छा कैसे है। मेरा बेटा उसे काई के रूप में प्यार करता था, इसलिए वह एडन को इस तरह देखकर हैरान है। वह कह रहा है कि काई बच गया और मजाकिया हो गया। हॉनी पेंगुइन, मुझे वास्तव में उम्मीद है कि वे अगले सीजन में अला को वापस लाएंगे। वह बहुत ही मजेदार चरित्र का है और मुझे पसंद है कि कैसे वह एपिसोड के अंत में बहुत अच्छी सलाह देता है जिसकी आप उसके चरित्र से उम्मीद नहीं कर सकते। ऐसा लगता है कि अधिकांश टिप्पणियां सकारात्मक हैं। ये सोचकर एडन को लगा कि उसके सारे प्रयास रंग लाए हैं क्योंकि लोग वास्तव में शो और उसके चरित्र को पसंद कर रहे थे। उसके सामने मुर्गे को काटते हुए उसने स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित किया। यह अला का फ्रैंक को दिखाने का दृश्य था कि उसने लड़कियों को कैसे प्राप्त किया। स्क्रीन पर वह उस बार के पास पहुंचा जहां लड़की बैठी थी और उसके बगल में खड़े होकर ड्रिंक का ऑर्डर दिया। तभी बगल में बैठी लड़की पर नजर रखकर वह बुदबुदाया, लोग कभी पर्यावरण की परवाह नहीं करेंगे। मैं इन कमीनों से तंग आ गया हूँ। इंसानों को कब एहसास होगा कि उनके प्रयासों के बिना पृथ्वी को और अधिक नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बहुत ही नाटकीय अंदाज में, जैसे पूरी दुनिया की समस्याएं उनके कंधे पर थी। ये सुनकर लड़की उसकी ओर मुड़ी और पूछा, क्या? कुछ नहीं, मैं सिर्फ एक जलवायु कार्यकर्ता हूँ। लोगों को पर्यावरण की परवाह न करते देखना मुझे बहुत पीड़ा देता है। ओह, यह आपके लिए कठिन होना चाहिए। हाँ, ये बहुत कठिन है। आपको पता है, इस तरह बातचीत शुरू हुई क्योंकि लड़की उसके बारे में सुनने में अधिक दिलचस्पी लेने लगी क्योंकि अला ने जलवायु कार्यकर्ता होने के अपने कार्य को जारी रखा। फ्रैंक उससे कुछ फुट की दूरी पर खड़े होकर पूरी बातचीत सुन रहे थे। फ्रैंक केवल एक ही बात बुदबुदा रहा था, एक कुतिया का बेटा, तुम ऐसा कर सकते हो। तारांकन किया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। आप वास्तव में ऐसा कर सकते हैं कि वास्तव में अजीब है। बस वास्तविक जीवन में कोशिश मत करो या आप जेल जा सकते हैं। हाँ, लेकिन ये समझ में आता है। ऐसा नहीं है कि तुम एक रात के बाद मिलने वाले हो, इसलिए तुम किसी भी चीज के बारे में झूठ बोल सकते हो। जीरो अला के पास वास्तव में अपने अजीब कृत्यों के साथ एक रास्ता है। एक मीडिया कंपनी के कार्यालय में कुछ पत्रकार अपने लाउंज क्षेत्र में एक की तलाश का एपिसोड देखते हुए बात कर रहे थे। उनमें से कुछ इंटरनेट पर प्रतिक्रियाओं के लिए भी जांच कर रहे थे। अब तक उनका फैसला सरल था, एपिसोड बहुत हिट होने वाला था। लोगों ने इसे पसंद किया है, दर्शकों की संख्या बढ़ रही थी और शो पूरे अमेरिका और यूरोप में फैल रहा था। अफवाहों से कुछ एशियाई देशों के दर्शकों की संख्या भी बढ़ी है। सभी एक चरित्र और कथानक को बदलने के लिए धन्यवाद। इससे ये सिद्ध हो गया है कि छोटी छोटी चीजें बड़ा प्रभाव डालने में पूरी तरह सक्षम होती हैं। इस तरह क्या आपको नहीं लगता कि वे वास्तव में अपना रिकॉर्ड तोड़ देंगे? आपका मतलब रेटिंग है? हाँ, मुझे पूरा यकीन है। भाड़ में जाओ, संपादक निश्चित रूप से हमें इस पर इतने सारे लेख लिखने के लिए कहेंगे। अरे, उस बारे में बात मत करो। अपने ब्रेक में बस एपिसोड का आनंद ले। अगर आपको एपिसोड पसंद है तो कम से कम आपको इसके बारे में लेख लिखकर खुशी होगी।
इसी तरह पत्रकारों ने अपनी आंखें स्क्रीन पर चिपकाकर इधर उधर की बातें की। उसी समय उनमें से एक ने बुदबुदाया, मुझे पूरा यकीन है कि यह इस तरह 15 मिलियन दर्शकों को पार कर जाएगा। एक ट्रेन में 3 दोस्त कॉलेज में एक दिन के बाद घर जा रहे थे। यह एक लंबा और कठिन दिन था क्योंकि वे सभी पुस्तकालय में अपने कार्यों को पूरा करने में व्यस्त थे। 2 दोस्त बात कर रहे थे जबकि तीसरा अपना फोन हाथ में लिए बस मुस्कुरा रहा था। दोस्तों में से एक ने इसे देखा और पूछे बिना नहीं रह सका, अरे तुम क्या कर रहे हो? क्या उस पुस्तकालय सहायक ने वास्तव में आपको उत्तर दिया था? उसकी आवाज में उपहास का भाव था। नहीं, मैं बस देख रहा हूँ एक की खोज। आज का सीजन फिनाले है इसलिए मैं इसे देख रहा हूँ। आह बिल्कुल, मेरी प्रेमिका भी इसके बारे में बात कर रही थी। क्या ये वास्तव में अच्छा है? तीसरे मित्र ने पूछा। हाँ, खुद ही देख लो, ये लगभग अंत में है। उस लड़के ने फोन को थोड़ा साइड करते हुए कहा ताकि उसके दोनों दोस्त देख सके। दोनों ने स्क्रीन की तरफ देखा जहां आखिरी सीन चल रहा था। वह सीन जहां अल फ्रैंक को प्यार और रिश्तों के बारे में सलाह दे रहा था। ये लड़का कौन है? मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उसे मीम्स में देखा है। वह अल है। कुछ समय पहले उन्होंने एक बहुत ही मजेदार चरित्र पेश किया। वह पहले से ही प्रशंसकों के पसंदीदा है। अन्य 2 लोगों ने उस पर सिर हिलाया और अपनी आंखें स्क्रीन पर टिका दी। 5 मिनट के बाद ये समाप्त हो गया और सीजन का समापन आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया। हालांकि उन्होंने बहुत कुछ नहीं देखा है और अंतिम दृश्य मजेदार होने के बजाय काफी भावुक था। दोनों को इससे नफरत नहीं थी। वास्तव में शो अच्छा लग रहा था। मुझे लगता है कि मैं इसे देख लूंगा। बढ़िया है। वैसे भी मेरी प्रेमिका मुझे इसे वैसे भी देखने जा रही थी। मुझे लगता है कि मैं भी इसकी जांच करूंगा। मैं इंटरनेट पर इसके बारे में अच्छी बातें सुन रहा हूँ। ये सुनकर वह लड़का मुस्कुराया। यह एक अलग एहसास था जब आपके दोस्त आपके जैसे ही शो में रुचि रखते थे। सीट की ओर झुकते हुए उसने कहा, आप सभी को निश्चित रूप से इसे देखना चाहिए। वैसे भी मुझे आशा है कि उन्हें अलग के लिए एक एकल श्रृंखला मिलेगी। मैं इसे देखने के लिए कुछ भी भुगतान करूंगा। तारांकन शो की प्रतिक्रियाएं बहुत अच्छी है। प्रशंसकों को अंत पसंद आया। उनमें से बहुत से लोग इंटरनेट पर ऐसा कह रहे हैं। उन्हें खुशी है कि फ्रैंक अपने सच्चे प्यार को पाने की दिशा में सही कदम उठा रहे हैं। इन टिप्पणियों को देखें। मुझे लगता है कि यह इस सीजन का सबसे अच्छा एपिसोड है और ये बहुत पौष्टिक था। हम 2 मिनट में रेटिंग प्राप्त करने जा रहे हैं। एपिसोड खत्म होते ही पूरे रेस्टोरेंट में खलबली मच गई। कलाकारों और चालक दल ने इसे पसंद किया। दर्शकों ने इसे पसंद किया और ऑनलाइन प्रतिक्रिया बस उड़ रही थी। इससे अच्छा तो हो ही नहीं सकता। उस खुश और उत्साहित माहौल में एडन किसी चीज से जूझ रहा था। क्या तुम मुझसे दूर हो सकते हो? आप मुझे 2 मिनट से ज्यादा समय से गले लगा रहे हैं। मैं आपको थोड़ा और धन्यवाद देता हूँ। यदि आप वास्तव में मुझे धन्यवाद देना चाहते हैं तो मेरा भुगतान बढ़ाएं। जब एडन ने ये कहा तो उसके आसपास के अन्य लोग जोर से हंस पड़े। वर्तमान में उन्हें निर्माता ब्रैंडन कैरल द्वारा गले लगाया जा रहा था, जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे। अपना धन्यवाद प्रकट करने के लिए वह अब एडन को गले लगा रहा था, जबकि उसने उसे निकालने की पूरी कोशिश की। अरे ब्रैंडन, आपने पहले कभी मुझे इस तरह धन्यवाद नहीं दिया, जेसन ने कहा और ब्रैंडन ने उसे घूर कर देखा। आखिरकार एडन से उतर गया जिसने राहत की सांस ली। मैंने पहले सीजन में वापसी की थी, उसके बाद आपकी तनख्वाह बढ़ती चली गई। तो यह आपके लिए पैसे के बारे में है। जाहिर है। जैसे ही वे मजाक में बात कर रहे थे, रेस्तरां में हंगामा शुरू हो गया। रेटिंग यहाँ है, व्यूअरशिप रेटिंग्स यहाँ है। वे कितने हैं? कमीने, हमें बताओ। मैं उनके लिए इंतजार नहीं कर सकता। अगर हमने रिकॉर्ड तोड़ा तो बस कहो। हर किसी की नजर उस लड़के पर पड़ी जो रेटिंग्स के बारे में IBC कंट्रोल रूम से फोन पर बात कर रहा था। कुछ ने नशे की हालत में उस पर चिकन के टुकड़े भी फेंके। मैं आपको बता